हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो आज फ्रेंड्स फुल प्रैक्टिस सेट की क्लास नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको 4 क्लास जो कि फुल प्रैक्टिस सेट की हो चुके हैं, ठीक है ना, जो कि सभी आने वाले एग्जाम के लिए एएलपी और टेक्नीशियन के लिए खास करके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है और इसी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो एएलपी और टेक्नीशियन में जो 9/8/2018 को फर्स्ट शिफ्ट में जो पूछा गया था उसका आपका टोटल 75 क्वेश्चन है। तो प्री में पहले 75 क्वेश्चन ही 2018 में हुए थे, तो उसी का पूरा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और सभी क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इस क्लास का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और जो पीडीएफ डाउनलोड कर रिवीजन भी करते रहिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर आप लोग भी दीजिएगा, ठीक है ना, और लास्ट में बताएगा कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एएलपी और टेक्नीशियन में जो हुआ था 2018 में उसका है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि कोई एथलीट त्रिज्या r, ठीक है, त्रिज्या r के एक वृत्ताकार पथ पर एक बार जाने के लिए 30 सेकेंड, ठीक है ना, 30 सेकेंड लेता है, यानी समय जो है वो 30 सेकेंड लेता है, तो वेग उसका निकालना है, ठीक है। वेग यानी कि चाल जो है वो यानी वेलोसिटी निकालना है उसका, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर बताइएगा क्वेश्चन में जरूर, कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। तो लास्ट में पूरे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, लास्ट में कमेंट में बताइएगा आपके 75 में से टोटल कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर मतलब जिनका मान के चलिए 50 प्लस है तो बहुत अच्छा है, ठीक है ना। तो रेगुलर तैयारी करते रहेंगे, ठीक है। तो इस सीरीज में अपन जो फुल प्रैक्टिस सेट है, इसमें आपको एग्जाम आते आते 50 प्लस सेट प्रैक्टिस कराएंगे, जो कि फुल प्रैक्टिस सेट रहेगा, ठीक है। और सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर और कुछ नए क्वेश्चन भी इसमें डालते रहेंगे, ठीक है ना। चलिए बनाते हैं फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन का सिंपल क्वेश्चन है, आप बना सकते हैं। देखिए, एक वृत्ताकार पथ है ये, ठीक है। एक वृत्ताकार क्या है, ये पथ है। अब इसकी दूरी निकालना है, तो दूरी का मतलब क्या होगा, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr, ठीक है। तो 2πr जो हो गया ये आपका वृत्त की परिधि, यानी कि टोटल ये क्या होगा, एक चक्कर मतलब टोटल दूरी हो गया, ठीक है। तो चाल बराबर होता है, यानी वेलोसिटी बराबर क्या होगा, दूरी बटा समय। तो दूरी हो गया आपका 2πr हो गया, त्रिज्या जो कि r दिया हुआ है। समय आपको क्वेश्चन में दे दिया क्या, 30 सेकेंड लेता है, यानी समय हो गया आपका t, ठीक है। तो उसका जो वेलोसिटी हो गया यानी वेग जो हो गया क्या होगा, v बराबर 2πr बटे t हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला क्या, mn, ठीक है। m और n जो है लाइन पर दर्पण को रखे जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आकृति का जो है वो सही दर्पण छवि है, ये बताना है। तो सही जो दर्पण का छवि होगा वो कौन सा होगा, ये बताना है, ठीक है। चलिए देखिए, दर्पण ऊपर में, तो ये जो भाग है पूरा ये क्या हो जाएगा, नीचे की ओर पलट जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो आपका गोला है वो किधर आएगा, नीचे की ओर आएगा, ठीक है। तो आपका ये वाली ऑप्शन नहीं होगा, ये वाली भी नहीं होगा, और ये नीचे है लेकिन ये इस साइड हो गया, तो इस साइड तो होगा नहीं, ये साइड ही होगा, ठीक है। यानी ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इधर से ये नीचे आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, बाकी यहीं रह जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और यदि दर्पण जो इस साइड रहता ना, इस साइड रहता, तो ये इस टाइप से इधर से आपको ये इधर पलट जाता है, ठीक है ना। लेकिन आपका दर्पण ऊपर है तो ये आपको नीचे आएगा, ठीक है ना। तो ये जो है आपका सिरा जो है ये किनारा में है, जो लेफ्ट में यहाँ किनारे में है वो ऊपर है, वो नीचे आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, पहला वृक्ष फिल्म महोत्सव सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम कम्प्लेक्स डैश में आयोजित किया गया था, यानी कि कहाँ पर आयोजित किया गया था ये बताना, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन 2 यानी कि कहाँ, नई दिल्ली में, कहाँ है, नई दिल्ली में यह अवस्थित है, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था ब्रिक्स का, ठीक है। ब्रिक्स जिसमें टोटल हो गया कितने, ब्रिक्स होता है इस प्रकार से BRICS, ठीक है। इसमें टोटल 5 कंट्री है, B से ब्राज़ील हो गया, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका, ठीक है। और सबसे लास्ट में जो ब्रिक्स में शामिल कंट्री हुआ है वो कौन हुआ है, तो साउथ अफ्रीका ही हुआ है, ठीक है। कब, 2010 में हुआ था, ठीक है। तो इसे भी याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बोल रहा है, दिग्गज भारतीय कार्नेटिक गायक जिसे भारत के 17वें इंडिपेंडेंस डे यानी 15 अगस्त 2016 को संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA में सम्मानित किया गया था, तो वो कौन थे ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये बताइए, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ऑप्शन 4 यानी कि MS सुब्बुलक्ष्मी है, कौन है, MS सुब्बुलक्ष्मी को सम्मानित किया गया, किसके द्वारा, UNGA के द्वारा, ठीक है ना। तो इसे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए आंकड़े
में रिक्त स्थानों पर सही ढंग से फिट होगा। ठीक है, ये नॉन वर्बल रीजनिंग का। ठीक है ना, तो दिए गए आंकड़ा जो यहाँ है ना, यहाँ कौन फिट होगा सही ये बताना। ठीक है, तो देखिए ये वाली और ये वाली तो बिल्कुल बराबर सही है। इसमें टोटल डॉट है, इधर 3 है, इधर भी 3 है, और ऊपर नीचे कितना एक एक डॉट है। तो उसमें देखते हैं कि इसमें एक डॉट, इसमें ये वाली तो है नहीं, ये आपका गलत है ऑप्शन बी। इसमें देखिए 3 डॉट है, इसमें भी 3 हो, इसमें भी, इसमें 1 और इसमें 1 है, लेकिन ये ऊपर में है। ठीक है ना, ऊपर में जो डॉट होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि ऊपर में यहाँ 1 डॉट है, तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 देखिए बोल रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में ऊपर में 1 डॉट होना चाहिए, इसमें भी नहीं है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ भी 1 डॉट, यहाँ भी 1 डॉट, इधर 3 डॉट है और इधर भी 3 डॉट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक अवतल दर्पण के प्रमुख अक्ष पर 2.4 सेंटीमीटर के आकार की एक वस्तु लंबवतः रखी जाती है। दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी दर्पण की वक्रता त्रिज्या के बराबर है। तो गठित जो छवि बनेगा उसका आकार क्या होगा ये बताना। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें होता है छवि का जो आकार होता है उसके बराबर होता है वस्तु का आकार, यानी कि छवि का आकार बराबर वस्तु का आकार। तो वस्तु का आकार दे दिया कितना 2.4 हो जाएगा, तो छवि का जो आकार भी हो जाएगा वो 2.4 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बोल रहा है, ये आपको 2 दिया हुआ है, क्या वृत्त दिया हुआ, इसमें आपको कुछ एरिया बंटा हुआ है। ठीक है, तो बोल रहा है क्या, देखिए नीचे क्वेश्चन में कि दिए गए आंकड़े उन लोगों को दिशानुसार और आयु अनुसार वितरित को दर्शाते हैं जो व्यापार सेटअप के लिए चीन जाते हैं, उसके बारे में ये दर्शाया गया। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन में बोला क्या, यदि किसी दिए गए वर्ष में इतना, ठीक है, इतना लोगों ने कहा गया चीन का दौरा किया, टोटल इतने लोग हैं जो चीन का दौरा किए, तो 20 से 40 वर्ष के बीच के आयु वर्ग में अन्य देशों जैसे कि अमेरिका, चीन, रूस को छोड़कर के लोगों की संख्या क्या है, यानी कि अन्य लोगों की संख्या क्या है जिन्होंने चीन का दौरा किया था ये बताना। ठीक है, तो अन्य का मान निकालना है, तो अन्य का आपको दिया कितना 15% दिया है। ठीक है ना, देखिए टोटल जो संख्या दिया वो कितना दिया, 5 पर आपको 5 शून्य दिया। ठीक है, 3 2 5 शून्य। ठीक है, ये हो गया आपका टोटल। यहाँ टोटल परसेंटेज जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 20 से 40 वर्ष आयु वाला, तो 20 से 40 वर्ष आयु वाले कहाँ दिया है, ये आपको यहाँ दिया है। ठीक है, तो कितने परसेंट है, 20% है। तो टोटल का तुलना टोटल से कर दिए। ठीक है, पूछ रहा है क्या कि टोटल 15 अन्य लोग जो गए हैं वो कौन है, तो अन्य लोग जो गए हैं कितने परसेंट गए हैं, यानी कि जाने वाले जो लोग का परसेंट ये यहाँ दिया है, और एज का जो ग्रुप है वो आपको इस वृत्त में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से 20 से 40 वर्ष के जो परसेंट है वो टोटल आपको चाइना के लोग हैं। ठीक है ना, तो इनको टोटल ये यात्रा किए हैं, तो यहाँ कितना यात्रा किए हैं 20% गए हैं। ठीक है, तो अन्य सभी देश में जो गए हैं वो कितना है 15% है, तो अन्य का मान यही पूछ रहा है, तो अन्य का मान निकाल देंगे। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा आपका परसेंट से परसेंट, तो ये कट जाएगा। ठीक है, परसेंट से परसेंट कट गया, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, ये आपको कट जाएगा 25 से। ठीक है, तो इसको गुना कर दीजिएगा तो हो जाएगा कितना 25 1 गुना 15 कर देंगे तो कितना, तो ज़्यादा आ रहा है, सॉरी ये गलत हो रहा है। ठीक है ना, चलिए फिर से निकालते हैं। यहाँ हो जाएगा आपका 5 पर टोटल 5 शून्य ये हो गया। ठीक है ना, इतने का 20% लोग हैं, इतने का कितना है टोटल जो लोग हैं दौरा किए हैं, उसमें से 20% जो लोग दौरा किए हैं वो किए हैं 20 से 40 वर्ष के आयु के बीच के जो लोग हैं वो 20% है। ठीक है, तो 20% यहाँ निकाल लेते हैं, टोटल 20% कितना हो जाएगा, इतना का 1 मिनट, टोटल 20% ये आपके लोग हो गए। ठीक है ना, ये हो गए टोटल 20% लोग जो 20 से 40 वर्ष आयु के क्या है आयु वर्ग मतलब इस एज ग्रुप के लोग हैं। ठीक है, तो अन्य परसेंटेज जो है टोटल कितना है ये बताना। ठीक है, तो अन्य परसेंटेज कितना हो जाएगा 15/100 हो जाएगा। सिंपल है, निकाल लीजिएगा। 1 शून्य 2 शून्य 2 शून्य ये कट जाएगा, 2 शून्य से 2 शून्य आप यहाँ काट दीजिए तो ये कट गया आपका। ठीक है, सिंपल गुना करना है, 15 दूनी 30, 300 हो जाएगा, 300 गुने 50 कर दीजिएगा तो हो जाएगा कितना 15,000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कितना 15,000 हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल है, पहले 5 लाख दिया ना, कितना 5 लाख है, 1 इकाई दाएँ सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 5 लाख का 20% निकाल लीजिए। उसमें से अन्य को पूछ रहा है तो अन्य की जो संख्या कितना है 15% है, तो 15% उसका निकाल लेंगे। ठीक है, सिंपल सी है, बहुत ईजी है। ठीक है, चलिए तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में है, सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, गौर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में 15 अगस्त को 2016, ठीक है 15 अगस्त
को 2016 रियो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से ध्वजवाहक 2008 बीजिंग ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता कौन था जो भी हैं, ठीक है। तो कौन थे जो 2008 में बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते, तो उनका नाम क्या था ये बताना, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर आप हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कौन? अभिनव बिंद्रा। कौन? अभिनव बिंद्रा के द्वारा, ठीक है। तो अभिनव बिंद्रा जो कि 2008 में बीजिंग में ओलंपिक हुआ था, उसमें क्या जीते थे? स्वर्ण पदक विजेता थे। यह कौन थे? अभिनव बिंद्रा जी थे, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, ठीक है ना। और 2016 में क्या रहे थे? तो ये ध्वजवाहक रहे थे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बोला कि अगला पद क्या होगा? विकल्प का चयन करें जो कि आकृति में श्रृंखला में दिया हुआ, उसमें अगला पद होगा तो कौन होगा ये बताना, ठीक है। चलिए, तो इसमें सिंपल सी है। सबसे पहले इसमें देखिए, ये जो मोटी वाली लकीर है इसको गौर करना, ठीक है। तो मोटी वाली लकीर देखिए, यहाँ से हो गया कहाँ? यहाँ से आपको यहाँ आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ से कहाँ? यहाँ, यानी एक बीच में गैप है, ये एक बीच में गैप करके यहाँ किया। उसके बाद फिर क्या हुआ है? उसके बाद देखिए, यहाँ से हो गया, फिर आपको यहाँ से आपको फिर यहाँ हुआ, फिर एक गैप हुआ ना, फिर एक गैप, फिर एक गैप, फिर एक गैप। तो आपका एक गैप करेंगे तो फिर यहीं आ जाएगा। तो यहाँ आने का मतलब है किस में हो जाएगा? देखिए, इसमें तो आएगा नहीं, इसमें भी नहीं आएगा, यानी कि ऑप्शन सी में आएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी किस में मिलेगा? तो आपको 3 में मिलेगा, ठीक है ना। तो 3 नंबर इसका, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए, बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित आंकड़ों श्रृंखला में अगला पद होगा। तो अगला पद कौन होगा इस श्रृंखला का, उसे चूज करना है, ठीक है। चलिए, देखिए, इसमें टोटल कितने हैं? 4 डंडे हैं। इसमें भी 4 डंडे हैं, लेकिन इसमें 3 फूल डंडे हैं और एक में से ऊपर वाला जो ये गोला था वो हटा दिया गया, ठीक है। और अगले वाले में क्या हुआ कि नीचे वाले भी गोला हटा दिया, और इसके अगले वाले में पूरे डंडे को ही हटा दिया, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा? तो इसके बाद क्रम क्या चल रहा है? पहले ये हटा रहा है, फिर ये हटा रहा है, और फिर उसके बाद फिर पहले ये हटाया, उसके बाद फिर ये वाले भी हटा दिया, उसके बाद पूरे को साफ कर दिया। तो अगले बार में 2 डंडे रहेंगे और तीसरे डंडे में ये ऊपर वाला खत्म रहेगा, ठीक है। तो देखिए किस में है? तो 2 डंडे आपको इसमें फूल मिलेंगे और एक डंडे में ऊपर वाला जो गोल है वो हटेगा, यानी ए में मिल जाएगा, ठीक है। तो एक इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए में मिल जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। विद्युत अपघटन से निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्राप्त नहीं होती है ये बताना है। तो विद्युत अपघटन से निम्नलिखित में से कौन सी धातु है वो प्राप्त नहीं होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये बताना है, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 यानी कि आयरन, ठीक है। तो आयरन जो कि क्या होता है? विद्युत अपघटन से प्राप्त नहीं होती है, ठीक है ना। विद्युत अपघटन से क्या होता है? प्राप्त नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए, बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, 2016 रियो पैरालंपिक के बारे में बताया। रियो 2016 में जो पैरालंपिक हुआ उसमें 1.89 मीटर की कूद के साथ पुरुषों की ऊंची कूद जो हुआ ना, हाई जंप T42 स्पर्धा में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता ये बताना, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन सी यानी कि ऑप्शन नंबर 3 मरियप्पन थंगावेलु। कौन थे? मरियप्पन थंगावेलु थे, जो कि 2016 के रियो पैरालंपिक में 1.89 मीटर की हाई जंप में क्या जीते? T42 स्पर्धा में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीते हैं ये, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित प्रश्न पढ़ें और तय करें कि दिए गए तर्कों में से कौन सा मजबूत है, ठीक है। कौन सा तर्क मजबूत है इसके बारे में। क्या भर्ती परीक्षा में तार्किक तर्क वाले प्रश्न दिए जाने चाहिए? तो कौन सा तर्क सही है ये बताना, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि क्या भर्ती परीक्षा में तार्किक तर्क वाले प्रश्न दिया जाना चाहिए या नहीं, ठीक है। दिया जाना चाहिए क्या, तो इसको आपको तर्क के ऊपर बताना कि कौन सा तर्क जो है वो सही है ये बताइए, ठीक है। चलिए, तो पहला तर्क पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है पहला तर्क में? बोल रहा है कि यह परीक्षा की सामान्य बुद्धि का परीक्षण करता है। जो लॉजिकल क्वेश्चन रहते हैं वो क्या करता है? व्यक्ति की सामान्य बुद्धि की परीक्षण करता है, यानी टेस्ट करता है, जो प्रतिदिन और प्रतिदिन के कामकाज के लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही है, मतलब ऐसा होना चाहिए, ठीक है। इसके हिसाब से तो सही लग रहा है, बिल्कुल करता है और ऐसा कामकाज में यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी आदमी मान के चलिए कि कोई जॉब कर रहे हैं तो दिन प्रतिदिन का जो कार्य कर रहे हैं उसके बारे में अपने को सचेत रहना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। इसीलिए यह जरूरी है, ठीक है। चलिए, आगे है दूसरा नंबर है कि कौशल के साथ साथ, यानी कि जो क्षमता है, जो कौशल है उसके साथ साथ बुद्धिमत्ता की भी अतिरिक्त लाभ होता है। बिल्कुल होता है, जब कौशल के साथ साथ क्या होगा? बुद्धिमत्ता का भी अतिरिक्त लाभ होगा ही होगा इसमें, ठीक है। तो इसमें आपका दोनों जो तर्क है वो क्या है? मजबूत है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 दोनों तर्क क्या है? मजबूत हैं, ठीक है ना। चलिए, बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन रहता है उसमें निगेटिव जो पॉइंट रहता है वो ज़्यादातर गलत ही होता है, ठीक है ना। इसमें निगेटिव पॉइंट कुछ नहीं है, जहाँ नहीं का ऑप्शन रहेगा ना कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, यानी कि यह गलत है, यानी यह नहीं
नहीं होगा। इसमें ज़्यादातर गलत होते हैं कथन, यानी कि जो तर्क रहेगा ये ज़्यादातर क्या रहेगा, गलत रहेगा, ठीक है ना। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, सब पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में बताया गया, ठीक है ना। पॉजिटिव थिंकिंग ज़्यादातर सही रहता है। तो थोड़ा सा आप क्वेश्चन को ज़्यादातर बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत सारा फायदा इसमें होगा, ठीक है ना। क्योंकि कुछ कभी कभी क्वेश्चन ऐसा होता है कि लॉजिक से भी पता चल जाता है कि क्या क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है और हमें दिमाग से क्या, अंतरात्मा से क्या निकल रहा है, ठीक है ना। तो कभी कभी इस पर भी क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो ये वाली क्वेश्चन जो रहता है वो ज़्यादातर प्रैक्टिस से हिसाब से बनते रहेंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहिए और सीखते रहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित इस श्रृंखला में एक शब्द गायब है, ठीक है ना। तो एक शब्द जो है गायब है, प्रश्न चिन्ह को द्वारा बताया गया। तो दिए गए विकल्पों में लापता जो का शब्द जो है उसको चयन करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन जब भी आए एग्जाम में, आप जब भी एग्जाम दीजिएगा तो क्वेश्चन को हमेशा गौर से पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को गौर से पढ़िएगा, क्वेश्चन को समझिएगा, उसके बाद आंसर बनाइए, अच्छे से बन जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि क्वेश्चन जब तक समझ में आएगा जब तक कैसे बन पाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए जैसे ए है, ए 1 नंबर में आता है, बी 2 नंबर में आता है तो 2 बार लिखा है, सी 3 नंबर में आता है तो 3 बार लिखा है, डी 4 नंबर में आता है, जैसे ए बी सी डी का लिखते हैं ना, ए बी सी डी, तो ए 1 में आता है, बी 2 3 सी और डी 4 में आता है, ई आएगा 5 में, ठीक है। तो देखिए एक ए में आता है तो 1 बार लिखा है, 2 में आता है तो 2 बार लिखा है, 3 में आता है तो 3 बार लिखा है, 4 में आता है तो 4 बार लिखा है, तो ई 5 में आता है तो 5 बार लिखना होगा। तो 5 बार देखिए ई को लिखा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है, ठीक है। चलिए तो ए बी सी डी का पूरा अंक आपको याद होना चाहिए। जैसे कि एन कितना में आता है तो बताइए, एन आता है 14 में, ठीक है। एस कितना में आता है तो एस 19 में आता है, तो ये आपको पूरा याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, बोल रहा क्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है, यानी कि दोनों का डिफरेंस निकालना। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 को 9, ठीक है, 5 को 9 जो कि सबसे बड़ी हो गया। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 3 4 हो गया। तो इसको आपको माइनस कर देना था, ठीक है। तो 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी कौन हो जाएगा 98 999, ठीक है। तो 98 999 जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन फ्रेंड्स, एक वर्गाकार लॉन के, ठीक है, चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, ठीक है। एक वर्गाकार है ये, ठीक है ना, एक वर्गाकार क्या है, ये है, ठीक है, लॉन है। इसमें क्या है, बाहर से क्या है कि 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, ठीक है ना। ये 2 मीटर चौड़ा क्या है, रास्ता है, ठीक है। ये चौड़ा जो रास्ता है इसकी चौड़ाई कितना है, 2 मीटर है, ठीक है ना। कितना है, 2 मीटर दिया इसका चौड़ाई रास्ते का। और बोल रहा है क्या कि यदि पथ यानी कि जो रास्ता है उसका क्षेत्रफल दिया है 136 वर्ग मीटर, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ। तो लॉन का जो क्षेत्रफल होगा यानी कि ये वाली जो एरिया आपका है इसका क्षेत्रफल क्या होगा ये बताना, ठीक है। चलिए सिंपल सी है, इजी क्वेश्चन है, आराम से आप बना सकते हैं, ठीक है ना। तो हम बोलते हैं क्या कि सबसे पहले ये पूरे के एरिया के क्षेत्रफल में से इसका वर्ग का जो क्षेत्रफल है इसका घटा देंगे तो ये पथ का एरिया निकल जाएगा। यदि मान लेते हैं कि इसका एरिया इसका जो भुजा है वो x मान लीजिए, ये जो वर्ग है आपको इसको मान लीजिए भुजा कितना x मान लीजिए, जैसे ए बी सी और ये डी है, ठीक है। तो इसकी भुजा x मान ली, तो x भुजा मानेंगे तो 2 मीटर इधर भी बढ़ा, 2 मीटर इधर भी बढ़ा, यानी कि टोटल वृद्धि कितना हो गया 4 मीटर, ठीक है। तो x + 4 यानी कि टोटल जो वर्ग हो गया कितना हो गया, x + 4 इसका हो गया। जो वर्ग की भुजा, जो बड़ा वाला जो वर्ग हो गया इसकी भुजा कितना हो जाएगा, x + 4 हो जाएगा ना भुजा। तो बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल में से छोटे वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, पथ का क्षेत्रफल हो जाएगा और दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो बड़े वाले जो वर्ग हो गया उसका क्षेत्र भुजा हो गया x + 4 यानी वर्ग का भुजा का स्क्वायर हो जाएगा, और छोटे वाले जो वर्ग है उसका भुजा x है तो x का स्क्वायर हो जाएगा। तो दोनों का डिफरेंस कर देंगे, वही तो पूछा है पथ का क्षेत्रफल, तो पथ का क्षेत्रफल निकल जाएगा ना, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल को माइनस करेंगे तो आ जाएगा पथ का क्षेत्रफल जो कि आपको ऑलरेडी दिया हुआ है इतना, ठीक है। तो दोनों आपस क्या हो जाएगा, इक्वल। अब यहाँ से आराम से कैलकुलेट कर लीजिए, निकल जाएगा। देखिए कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर ही हो जाएगा, x स्क्वायर यानी a + b के होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab यानी कि इतना -x स्क्वायर बराबर 136, ठीक है। x स्क्वायर से x स्क्वायर आपका ये कट जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको कर देंगे, इधर +16 है तो इधर जाएगा तो हो जाएगा -16, तो हो जाएगा 8x बराबर -16 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 120, 15 से काट देंगे तो 15 8 20 से, यानी x बराबर हो गया 15, यानी कि ये जो भुजा है छोटी वाला वर्ग है इसकी भुजा है 15 और ये बड़ा वाला जो वर्ग है इसका भुजा हो जाएगा कितना 19 हो जाएगा, 15 4 19 हो जाएगा, ठीक है। तो पूछ रहा है कि लॉन का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि छोटा वाला जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर मतलब 225, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए इजी क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आप जरूर हल करेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 7 और 140 है और संख्याओं में से एक संख्या आपको 28 दे दिया है, तो बोल रहा है अन्य संख्या क्या होगा। तो इसमें सूत्र होता है ना, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, ठीक है ना। देखिए आपको एक संख्या आपको दे दिया कितना, आपको एक संख्या दे दिया 140, तो पहली संख्या मान लेते निकाल लेंगे। एलसीएम दे दिया 7, सॉरी दूसरी एक संख्या दिया जो आपका 28 है और एलसीएम एचसीएफ 7 है, एचसीएफ से 7 है और एलसीएम आपको 140 है, ठीक है ना। आपको कैलकुलेट करना, गुना करना कहीं भी रखे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 28 5 40 हो जाएगा, यानी एक से पहली संख्या हो जाएगा 7 × 5 = 35, ठीक है ना। तो पहली संख्या हो जाएगा कितना 35, यानी एलसीएम गुने एचसीएफ कर दीजिए, बटा में पहली संख्या से भाग दे दीजिए, सिंपल सी है, ठीक है ना। तो इसको आप याद रखेगा, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते रहता है, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए बोला क्या कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए आकृति में त्रिकोणों की संख्या को दर्शाता है, यानी कि टोटल त्रिकोण की संख्या कितना है इसमें वो निकालना है, ठीक है। चलिए सिंपल से निकाल लेंगे। देखिए एक संग ये हो जाएगा त्रिकोण, ये हो गया कितना 2 और 2 यहाँ कितने हो जाएगा 2 और 2 4, तो आपका ये हो गया, ठीक है। अब बड़ा वाला में निकालते हैं, तो देखिए ये हो गया 1, उसी प्रकार 2, उसी प्रकार 3 और ये हो गया आपका 4, ठीक है ना। तो 4 और 4 कितने हो गए 8 हो गए, ठीक है। उसके प्रकार से बड़ा वाला लेंगे इधर से, देखिए ए वाली में हो जाएगा ऊपर 1 और नीचे 1 2, उसी प्रकार ए वाली लेंगे तो हो जाएगा आपका इधर 1 और इधर 1, यानी कि कितना होगा 2 और 2 4, 4 आपका ये हो जाएगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे 12 आ जाएंगे, ठीक है ना। तो 12 ही आपको इसमें त्रिभुज मिलेंगे, ठीक है ना। 12 ज़्यादा त्रिभुज इसमें नहीं मिल पाएगा आपको, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए बोल रहा है कैलकुलेट करना है, बोल रहा है दिए गए समीकरण के प्रश्न चिन्ह पर क्या आएगा ये बताना है। तो सिंपल से कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करने के लिए सिंपल से क्या करेंगे 2 - 5 गुने कोष्ठ में बंद करेंगे 5 × 8 भागा कितना, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो कैलकुलेट करेंगे तो 3 एकम 4, 4/3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4/3 भागा 3 आ गया, ठीक है। चलिए एक बार और लिखेंगे 2 - 5 गुने ये आ जाएगा आपका 5 × 8, भागा को गुना में कन्वर्ट कर देते हैं तो 3/4 हो जाएगा और ये भाग को लिख देंगे इस मरतबे तो 1/3 हो जाएगा ये, ठीक है ना। चलिए 3 से 3 कट जाएगा, 4 दूनी 8 ये कट जाएगा, तो हो जाएगा 520, 20 से 20 बचे कितना हो जाएगा, अरे नहीं सॉरी 4 दूनी 8 दोनों होगा, तो 5 दूनी 10, 10 बचे कितना हो जाएगा 50, तो 2 - 50 बराबर कितना हो जाएगा -48 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस कितना हो जाएगा, माइनस में आंसर आ जाएगा 48 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कैलकुलेट कर लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, बोल रहा है दिए गए समीकरण है, वो दी गई अभिक्रिया किसका एक उदाहरण है ये बताना है, ठीक है। तो ये किसका उदाहरण है ये बताइए, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यानी कि संयोजन अभिक्रिया है, क्या है तो यह संयोजन अभिक्रिया है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 21 है कि अक्षरों के उपयुक्त संयोजन का चयन करें जो कि दिए गए अक्षर श्रृंखला के अंतराल में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूरा करेंगे। तो क्रमिक रूप से जो पूरा करेगा वो रखना है आपको, जो खाली स्थान है वहाँ पर, ठीक है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं इसमें कोशिश कीजिए पहले सबसे पहले ग्रुप बनाने की, ठीक है ना। ग्रुप पहले टोटल अंक गिनेंगे, टोटल अंक कितने आना चाहिए, टोटल अंक कितने हो जाएंगे इसमें, तो देखिए इसमें आपको हो जाएगा कितना पी हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो 16 है, तो 16 को आप 4 के भी ग्रुप बना सकते हैं, 2 के भी ग्रुप बना सकते हैं। तो 4 का यदि ग्रुप बनाते हैं तो देखिए 4 का ग्रुप बनाइएगा तो 1 2 3 4 ये हाँ ये हो जाएगा, उसके बाद 1 2 3 4 ये हो जाएगा, उसके बाद 1 2 3 4 ये हो रहा। तो 4 का ग्रुप लगभग सही बन रहा है, ठीक है। तो 4 का ग्रुप बनाइए। देखिए पी है, पी के बाद क्या आ रहा है, पी के बाद क्यू आ रहा है, तो यहाँ पर भी क्यू लिख देंगे, पी के बाद क्या आ जाएगा क्यू आ जाएगा। तो देखिए पी क्यू एक्स डब्ल्यू, अब यहाँ भी लिख देंगे पी ही आएगा पहले शुरू में, तो पी क्यू एक्स डब्ल्यू, पी क्यू यहाँ एक्स आ जाएगा एक्स डब्ल्यू, पी क्यू एक्स डब्ल्यू, यानी इस रूप में आपको क्रमिक चल रहा है, पी क्यू एक्स डब्ल्यू के रूप में ये चलते जा रहा है। तो उस रूप में यदि भरते हैं तो आपको आ जाएगा पहले क्यू आएगा, फिर P आएगा, फिर X आएगा और फिर W आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस रूप में आपको जो कौन से ऑप्शन है चेक कर लेंगे, तो QPXW, QPXW जो कि ऑप्शन नंबर 3 में आपका सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छा मजा आता है पढ़ने में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, बोल रहा है सोहेल ने 22% की हानि पर 351 रुपये में एक वस्तु को बेची, ठीक है। तो वस्तु की लागत मूल्य क्या होगा ये बताना। तो देखिए एक वस्तु को बेचा कितना में 351 बेचा, यहाँ रेशियो में कितना बेच रहा है, परसेंटेज में बेच रहा है कितना 22% की हानि, तो 22% की हानि में बेचेगा मतलब कितना बेचेगा 78% में बेचेगा, ठीक है। तो मूलधन निकालना 78% में, ठीक है।
ये परसेंट हटाएंगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, जो कि क्रय मूल्य है। ठीक है, चलिए तो क्रय मूल्य निकालने के लिए गुना 100 कर दिए, तो आपको ये हो जाएगा कितना, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है ना, थोड़ा सा गाड़ी आ रहा है तो आवाज़ आ रहा है कभी कभी आते रहता है, देखिए कितना तेज़ आवाज़ आ रही है। चलिए फ्रेंड्स, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो 13 से काट देंगे तो 13 छक्का 78 हो जाएगा, 13 दूनी 26 हो जाएगा, और 13 दूनी 26 से 26 9 और 1 13 7 91 ये हो जाएगा। ठीक है, इसको काट लेंगे तो हो जाएगा 2 तिया 6 और 9 तिया 27, इसको काट दीजिए 5 से तो हो जाएगा कितना 50 दूनी 100, यानी कि 9 पचे 45, कितना 450, यानी कि वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो कितना था 450 रुपया था। ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 देखिए बोल रहा है, अच्छा क्वेश्चन है भी है, बोल रहा है एक्स की 2 बहनें वाई और जेड है। ठीक है ना, एक्स की 2 बहनें हैं, एक से हैं, ये कोई एक से है। ठीक है ना, एक से है, इसकी 2 बहन है, कौन कौन है, वाई और जेड, वाई और जेड इसकी बहन है। अब ये कौन है, इसका ये दोनों का ये भाई है कि ये भी बहन ही है, ये पता नहीं है। ठीक है ना, खाली क्वेश्चन में बोला क्या कि एक से की 2 बहनें वाई और जेड है। ठीक है, लिख दिए वाई और जेड। उसके आगे बोला क्या, डब्लू की माँ वाई के पिता की बहन है। डब्लू की जो माँ है वो कौन है, वाई के पिता, तो वाई के देखिए वाई के हो गया कौन, पिता, वाई के कोई पिता है। ठीक है ना, वाई के पिता है, और पिता है तो कोई माँ भी होगी ही, कोई माँ रहेगी। ठीक है, यानी कि सॉरी इसकी पत्नी, इसके पत्नी हो जाएंगे, और इनके क्या हो जाएंगे, माँ हो जाएंगे। ठीक है ना, इनके क्या हो जाएंगे, माँ ये हो जाएंगे। ठीक है ना, चलिए देखिए बोला क्या, डब्लू की माँ, डब्लू की माँ ये कौन है, डब्लू की माँ है। ठीक है ना, डब्लू की माँ, आगे भी देखते हैं अभी क्या बोल रहा है क्वेश्चन। डब्लू की माँ वाई के पिता, वाई के पिता की बहन है। ठीक है ना, तो ये जो हो गया ना, इसको आप इस रूप में लिखिए। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। ठीक है ना, 1 मिनट रुके, तो 1 मिनट थोड़ा सा इसको मिटाता हूँ। चलिए देखते हैं, देखिए बोला क्या कि एक्स की 2 बहन है। ठीक है ना, एक्स है, इसके 2 बहन है, बहन कौन कौन है, वाई और जेड इसके बहन है, वाई और जेड क्या बहन है। आगे बोला क्या, डब्लू की माँ, कोई डब्लू जो है उसके माँ वाई के पिता, वाई के पिता जो है, वाई के पिता और इनके बहन। ठीक है ना, इनकी जो बहन है, इनकी बहन यानी कि जो इनके पिता हैं उसके बहन, ये जो बहन है वो डब्लू के क्या है, माँ है। कौन है, डब्लू के माँ है, ये डब्लू के माँ है ये। ठीक है ना, डब्लू के माँ हो जाएगी। ठीक है ना, तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है ना, डब्लू की माँ, डब्लू की माँ वाई के पिता की बहन है। ठीक है ना, बहन है, और डब्लू की माँ, डब्लू की माँ, डब्लू की माँ वाई की माँ की है, तो वाई की जो माँ रहेगा जो कि इनकी पत्नी रहेगी। ठीक है ना, इनकी कोई पत्नी ये हो गई जो कि कौन रहेगी, वाई की माँ रहेगी ये। ठीक है ना, तो ये बोल रहा है कि डब्लू की माँ यानी कि ये लेडीज और ये लेडीज में क्या रिश्ता ये बताना। ठीक है, तो इनके देखिए, इनकी ये बहन है और इनकी ये पत्नी है, तो ये इनको क्या बोलेगी, ननद लगेगी, इनकी ये क्या लगेगी, ननद लगेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो पिता की बहन, जो पिता की बहन है वो पिता की पत्नी रहेगी। मान के चलिए कि आपका कोई आपके पिता है। ठीक है, तो पिता की जो बहन है, ठीक है, और आपकी माँ में क्या रिलेशन है, तो ननद का रहता है ना, ननद हो जाएगी। ठीक है, तो वही है। ठीक है ना, चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया, दिया गया जो ग्राफ जो दिया गया हुआ है उसमें मानव के शरीर के खनिजों का वितरण के बारे में दर्शाया गया इसमें। ठीक है ना, बोला कि यदि किसी व्यक्ति के पास उसके शरीर में वितरित ग्राफ में दिए गए खनिजों की मात्रा 2500 IU है, ठीक है, तो दिए गए ग्राफिक वितरण के अनुसार न्यूनतम इकाई क्या है ये बताना है। तो टोटल आपको जो यूनिट दिया है, मात्रा दिया है खनिज का, वो कितना है 2500 IU है। यहाँ टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ टोटल 100 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो बोल रहा है क्या कि सबसे न्यूनतम जो वितरण है वो कौन है, तो सबसे न्यूनतम देखिए कौन है, तो सबसे न्यूनतम आपको सोडियम देखने को मिलेगा। तो सोडियम कितना है, 8% है, गुना 8 हो जाएगा, तो 200 काट देंगे, 25 8 200 हो जाएगा। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 200 IU, जो कि सबसे न्यूनतम इकाई है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 फ्रेंड्स। 25 है, बोला क्या कि 2x² प्लस kx प्लस k बराबर 0 के मान समान है, मूल समान है। ठीक है, तो मूल समान है मतलब d बराबर क्या है, 0 है। ठीक है ना, तो d बराबर 0 तो होता है क्या, b² माइनस 4ac बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्या, b ये हो गया आपका a का मान हो गया, ये हो गया आपका k जो मान हो गया आपका b का हो गया, और ये जो k हो गया आपका c का मान हो गया। ठीक है ना, चलिए तो इसको सिंपल सी है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है ना, तो कैलकुलेट करने के लिए b का मान b² b का मतलब हो गया क्या, k का स्क्वायर। ठीक है, तो k² माइनस 4
ए का मतलब 2 और सी का मतलब हो गया आपका के बराबर 0। इसको लिखेंगे के स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 के बराबर 0। के कॉमन ले लेंगे तो आपको निकल जाएगा के माइनस 8 बराबर 0। तो के का जो मान हो जाएगा क्या होगा, या तो 0 होगा या फिर के बराबर 8 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी वैल्यू होगा। तो के बराबर 8 या के बराबर 0, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार जब मूल समान होगा मतलब डी बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 है ग्रेफाइट और हीरे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। ठीक है, तो ग्रेफाइट और हीरे के बारे में कौन सा कथन सही है ये बताइए। ठीक है ना, चलिए तो सबसे पहले में बोला क्या, पहला कथन बोला क्या, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग है। उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या अलग है ये बताना। ठीक है, ये है होता है ऐसा कि नहीं ये बताइए। आगे बोला क्या, उनके पास समान रासायनिक गुण हैं। क्या उनके पास समान रासायनिक गुण होते हैं ये पता है। आगे है उनके परमाणु एक दूसरे से अलग अलग प्रकार से बंधे होते हैं। ठीक है, आगे है कि धातुओं को उनके यौगिकों से प्राप्त करने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण के रूप में जाना जाता है। तो इसमें से कौन था कथन जो है वो सही है ये बताना है। ठीक है, ठीक है ना, तो इसमें कौन सा कथन सही है ये बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है ना, ऑप्शन 2 यानी कि कथन 1, 2 और 3 सही है, जबकि 4 जो ऑप्शन है वो गलत है। ठीक है ना, तो धातुओं को उनके यौगिकों से प्राप्त करने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं, ये बिल्कुल एक गलत है। ठीक है ना, बाकी उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होते हैं। ठीक है, उनके पास समान रासायनिक गुण होते हैं, किसमें, हीरे और ग्रेफाइट में, क्योंकि दोनों कार्बन के क्या है अपरूप है। ठीक है, उनके परमाणु एक दूसरे से अलग अलग से बंधे होते हैं। ठीक है ना, दोनों हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन के अपरूप जरूर है, लेकिन उनके जो उनके एक दूसरे से जो अलग अलग प्रकार के बंधे परमाणु जो होते हैं एक दूसरे क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार से बंधे होते हैं। ठीक है ना, तो इसे याद रखेंगे। ठीक है ना, चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की 27 है, बोल रहा है कि एक निश्चित कोड जो लिखा हुआ है उसको इस प्रकार से लिखा गया, तो इतना को किससे लिखा जाएगा ये बताना। ठीक है, चलिए देखिए, ई को अंतिम में कर दिया, एल को लास्ट में कर दिया, यानी कि शुरू को लास्ट में लिख रहा है, तो एम को उसी प्रकार से लास्ट में लिखेगा। तो एम लास्ट में किस में, देखिए इसमें और इसमें, यानी ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 तो होगा ही नहीं। उसके बाद एम के बाद ए आएगा। ठीक है ना, ई हो जाएगा आपको लास्ट में। ठीक है, तो देखिए एम हो गया, ठीक है, ए हो गया, उसके बाद जी हो गया, फिर ए हो गया, फिर जेड हो जाएगा, जेड के बाद आई हो जाएगा, आई के बाद एन हो जाएगा, फिर ई हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो 27 का क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 है, बोला 10 सेकेंड के लिए प्रतिरोध 1000 ओम के एक प्रतिरोधक पर 50 वोल्ट का, ठीक है ना, 50 भी का संभावित अंतर, ठीक है, अंतर लागू किया जाता है। सर्किट में उत्पन्न ताप की मात्रा क्या होगी ये बताना। तो सर्किट में जो उत्पन्न ताप की मात्रा है उसे ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो भी का जो वैल्यू होता है वो होता है संभावित अंतर, इसे बोलते हैं भी बराबर। ठीक है ना, तो अपन लोग पढ़े हैं ना, अपन लोग जो पढ़े हैं सूत्र क्या पढ़े हैं, भी बराबर आई आर पढ़े हैं ना, भी बराबर आई आर पढ़े हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपन पूछ रहा है क्वेश्चन में क्या कि ताप की जो उत्पन्न होगा ना सर्किट में, ताप यानी कि हीट, ठीक है ना, हीट का जो मात्रा होगा उसको निकालना है, कितना, जूल में। ठीक है, तो हीट बराबर जो सूत्र होता है निकालने का वो होता है क्या, एच, यानी कि हीट बराबर आई स्क्वायर इंटू आर टी होता है, क्या होता है, आर टी। ठीक है, जिसमें एच जो होता है क्या होता है, हीट हो गया यानी कि उष्मा हो गया। ठीक है ना, आई जो कि क्या हो गया, करंट हो गया, आर आपको प्रतिरोध हो गया, और टी आपका टाइम हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ से अपन लोग जो मान निकालेंगे वो किसका मान निकालेंगे, यहाँ से अपन देखिए, यहाँ से भी का मान अपने को पता है, आई का मान, आई का मान आपको क्या करना है, आई, आर का मान आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, तो आर का मान निकाल लेते हैं यहाँ से, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, भी मतलब हो गया आपका कितना, 50 भी हो गया, आई, ठीक है ना, आई जो हो गया आपका कितना हो जाएगा, जो आपको ये 1000 दिया है ना, 1000 ना प्रतिरोध, आर जो है आपको कितना दिया, आई तो आपको दिया ही नहीं है। ठीक है ना, तो आई आपको रह गया, और आर जो आपको दिया हुआ है कितना है, 1000 ओम आपको दे दिया है, कितना, 1000 ओम। ठीक है, इसको काट देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, और 20 बचे 100 हो जाएगा, यानी कि आई की जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। ठीक है ना, 1/20 ए। ठीक है ना, तो इसको याद, इतना तक तो हो गया। ठीक है, अब इसे सिंपल से कैलकुलेट कर लेंगे इस पर। ठीक है ना, तो आई का मान आपको निकल गया, आर का मान दे दिया, टी का मान आपको पहले से ही पता है। ठीक है, तो आई का स्क्वायर यानी कि 1/20 का
होल स्क्वायर ये हो गया, गुने आर, आर का मतलब हो गया कितना, प्रतिरोध, जो कि आपको 1000 पहले से दे चुका है, ठीक है ना। उसके बाद टी 10 सेकेंड आपको दे दिया, ठीक है ना। चलिए इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो 1/20 गुने 20 गुने कितना हो जाएगा, 1000 गुने 10 हो जाएगा, ठीक है। 1 शून्य से 2 शून्य, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, ठीक है ना, में हो जाएगा 10 दाओं को 100, तो 20 2 दूनी 4, 25 चौ 100 ये आपका कट जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि 25 जूल आपका ये राइट आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा। तो V बराबर आई आर, यहाँ से अपन लोग क्या आई का मान निकाल लिए, ठीक है। तो आई का मान जैसे ही आपको निकल जाएगा, इसे सूत्र पर आप इसे रख दीजिए, सिंपल कैलकुलेट कर लीजिए, हो गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन देखिए, बोला क्या, घड़ी के मिनट और घंटे की सुई के बीच बने दो कोनों में से सुबह 11:25 पर बना छोटा कोण का मान क्या होगा, ये बताना। तो छोटा कोण का जो मान है ये निकालना, ठीक है ना। क्योंकि घड़ी में देखिए, घड़ी में जब कोण बनता है, यानी कोई भी कोण मान लेते हैं कि जैसे कि 12 बजा, ठीक है। तो जैसे ही 12 बजा, सॉरी 12:15 हुआ, ठीक है ना, मान लेते हैं 12:15 हुआ, ये हो गया आपका 12, ये हो गया आपका 3। तो घड़ी के बीच में आपको दो कोण बनता है, एक बनता है छोटा और एक जो बड़ा बनता है ये बड़ा, जिस छोटे वाले को बोलते हैं इंटरनल यानी कि आंतरिक कोण, और बड़े वाले को बोलते हैं एक्सटर्नल यानी कि बाहरी कोण बोलते हैं, ठीक है। तो बोला ना कि छोटा कोण जो निकला है उसको मान निकालना है, तो छोटा कोण का मान निकालना, ठीक है ना। चलिए तो सिंपल से कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए 11:25 है, ठीक है ना। तो 11:25, तो 11/2 गुने हो जाएगा कितना, 25, ठीक है ना। 11/2 गुने 25 माइनस कितना हो जाएगा, 11 गुने कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें कोई भी डिफरेंस बस निकालना, इसमें ये नहीं है कि अंतर निकालना, इसमें जो डिफरेंस है ये निकालना है। तो डिफरेंस निकाल लीजिए, तो इसको गुना कर दीजिए, तो हो जाएगा 5.5 से ये कट जाएगा, तो 25 से आपको हो जाएगा कितना, 125, 12 शेष बचेगा, 25 से 112, 125 से 12 कितना हो जाएगा, 137, ठीक है, इतना आ गया, माइनस 11 33 यानी कि 330 आ गया। इसको आप डिफरेंस करेंगे, ठीक है ना। तो डिफरेंस करेंगे तो कितने का डिफरेंस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका, देखिए घटा देते हैं, तो आपको हो जाएगा 137 यानी कि 138, इसको लगभग 138 मान लेते हैं, ठीक है। तो 138 घटा देंगे तो हो जाएगा आपका, ये हो गया 2, और ये हो जाएगा आपका कितना, 12 में से 3 जाएगा कितना, 9, ठीक है ना। 12 में से कितना जाएगा, 9 हो गया, और ये हो जाएगा आपका 2 में से 1 जाएगा तो 1, यानी कि 192 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ठीक है ना, 192.5 आ रहा है, ठीक है। इतने आएगा, 192 पॉइंट कितना आएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसके बाद क्या करना है, इसको सिंपल सी है, यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे, क्या करना, 137.5, ठीक है ना, 192.5, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए, कोई भी घड़ी में जो कोण आता है, ठीक है ना, यदि कि मान आपका 180 डिग्री से अधिक आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है, अधिक आ रहा है, इसका मतलब है कि वो बाह्य कोण का मान आ रहा है, जो ये अभी बताया ना एक्सटर्नल कोण, इसका मान ये आ रहा है। तो ये जो मान आ रहा है 192.5 आ रहा है, ये 180 डिग्री से अधिक है, इसका मतलब है कि ये बाहरी कोण का मान ये ज्ञात हुआ है, ठीक है। और अपने को पूछ रहा है क्या, छोटा वाला कोण, छोटा कोण मतलब आंतरिक कोण पूछ रहा है। तो आंतरिक कोण निकालने के लिए क्या होता है, आंतरिक कोण का मतलब होता है जो 180 डिग्री से क्या हो, कम हो, ठीक है ना। तो 180 डिग्री से जो कम आएगा मान वो होता है आंतरिक मान, आंतरिक कोण, और 180 डिग्री जो अधिक होता है उसे बोलते हैं क्या, एक्सटर्नल कोण यानी कि बाह्य कोण बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए तो ठीक है, सिंपल सी है। इसमें अब इसे 360 डिग्री में से जो एक्सटर्नल कोण है इसको आप घटा दीजिए, ठीक है ना। तो 192.5 घटा देंगे तो आपको मान आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि टोटल जो चक्कर लगता है घड़ी में कितना, 360 डिग्री का कोण बनता है, उसमें से एक्सटर्नल कोण घटा देंगे, यानी कि बड़े वाले को मान घटा देंगे तो छोटा वाला का मान निकल जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 167.5 डिग्री आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इस टाइप के राइट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो ये था आपका राइट आंसर, इसका कितना, 167 डिग्री, 167.5 डिग्री। तो अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन को आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो इसमें आपको कुछ सीखने को जो मिला, ये मिला आपको क्या, ये आपको मिल गया क्या, एक्सटर्नल कोण और इंटरनल कोण के बारे में आपको समझ में आ गया, किसे एक्सटर्नल कोण कहते हैं और किसे इंटरनल कोण कहते हैं, ठीक है। और ये आपको निकालने के लिए जो मान होता है, ये डिग्री यानी कि थीटा का जो मान निकालने का होता है वो होता है आपका क्या, 11/2 गुने मिनट, ठीक है ना, मिनट, और हो जाता है क्या, 30 गुने घंटा, ठीक है ना। 30 गुने क्या हो जाएगा, घंटा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ये क्या हो जाएगा, 30 गुने घंटे, हाँ 30 गुने घंटा हो जाएगा, ठीक है। तो घंटा 11 हो गया, और यहाँ मिनट कितना हो गया आपको, 25 हो गया, ठीक है। तो जो दोनों का जो डिफरेंस आएगा, ठीक है, ये दोनों का जो डिफरेंस आ जाएगा आपका, जिसमें भी जो डिफरेंस आएगा वो 180 से यदि कम आया, इसका मतलब है कि वो एक्सटर्नल कोण का मान निकला, ठीक है ना। और यदि 180 से अधिक मान आ गया, इसका मतलब वो एक्सटर्नल कोण का मान निकला, यानी कि बाह्य कोण का मान निकला। और बाह्य कोण का मान निकलेगा और आपको आंतरिक कोण का पूछेगा तो 360 में से आप बाह्य कोण का मान घटा दीजिए, आपको जो इंटरनल कोण है यानी कि आंतरिक कोण है वो
निकल जाएगा। ठीक है ना। यदि समझ में नहीं आए तो बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक, फिर अगले वीडियो में कभी आपको अच्छे से समझाएंगे फिर से। ठीक है ना। और वीडियो को आप रिपीट करके देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के थक्के जमने में मदद करता है ये बताना है। तो रक्त के थक्के जमने में मदद करता है उसे क्या बोलते हैं, उसे प्लेटलेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे प्लेटलेट्स बोलते हैं। और उसका दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट भी से ही बोलते हैं। ठीक है ना, जिसे क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट भी से बोलते हैं। ठीक है ना, तो प्लेटलेट्स को ही थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, बोल रहा है किसी जनक जीव के शरीर पर विकसित होने वाले अंकुर से नए जीव के विकसित होने की प्रक्रिया है, उसे क्या बोलते हैं ये बताना है। ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या होता है, इसे मुकुलन कहते हैं। ठीक है ना। तो मुकुलन किस में देखा जाता है, तो यह ज़्यादातर हाइड्रा में, ईस्ट में, ये सभी में देखा जाता है। हाइड्रा और ईस्ट वगैरह में क्या ज़्यादातर मुकुलन देखा जाता है। मुकुलन के द्वारा यह विकसित होता है। ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर क्या 32 है। 32 नंबर अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी देखिए इजी क्वेश्चन है, बस लिखा हुआ लंबा चौड़ा। ठीक है ना। देखते हैं, बोला क्या, यदि दी गई श्रृंखला में प्रत्येक विषम संख्या को अगली जो विषम संख्या उसमें बदल देते हैं। ठीक है। जैसे कि मान के चलिए विषम संख्या लिखा है 3, तो इसको अगले विषम संख्या में चेंज करना है, मतलब अगला 5 में हो जाएगा चेंज। ठीक है। उसी प्रकार आगे बोला कि और प्रत्येक सम संख्या को अगली सम संख्या में चेंज करना है, यानी कन्वर्ट करना है। तो ऐसे मान के चलिए 2 लिखा है, जिसको अगले सम संख्या 4 में कन्वर्ट करना है। और जब बदल देते हैं पूरी संख्या को, इस रूप में अपन चेंज कर देते हैं जो लिखा हुआ संख्या, उसके बाद फिर बाईं ओर से चौथे पद के दाईं ओर का 8वां पद क्या होगा ये बताना। ठीक है। अब इसको बैठ के चेंज नहीं करना है। ठीक है ना। अब सिंपल से चलना है, क्या, बाईं ओर से चौथा निकाल लेते हैं। तो बाईं ओर से चौथा देखिए 1 2 3 4, बाईं ओर से चौथा कौन है, 2 आ गया। ठीक है ना, बाईं ओर से चौथा 2 आ गया। अब इसके दाईं ओर 8वां, तो इसके दाईं ओर 8वां कौन आएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां में कौन आ रहा है, 7 आ रहा है। ठीक है ना। तो 7 को हम कन्वर्ट करेंगे ना, पहले तो कन्वर्ट भी करना, क्वेश्चन बोला ना कि विषम संख्या को अगले विषम में चेंज करना। तो 7 को हम विषम में चेंज करेंगे तो किस में चेंज करेंगे, 9 में चेंज कर देंगे। तो ये आंसर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। कहे कि ये पूरी संख्या को आपको लिखना है एक बार, जैसे लिखेंगे 5 को 7 में कन्वर्ट करना है, 4 को 6 में, 4 को 6 में, 2 को 4 में, इस प्रकार से कन्वर्ट करते हुए जाएंगे। तो यहाँ वाली जो संख्या 7 के सामने है ये तो आपको 9 हो जाएगा। तो इसी संख्या जो नया वाला संख्या लिखेंगे इसमें से फिर अपने को ये चेक करना है कि बाईं ओर से चौथे पद के दाईं ओर से 8वां पद क्या आएगा। तो यहाँ जो जब आप लिख लेंगे तो आपको 9 आएगा, यहाँ पर जो 7 की जगह पर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो अपन लोग डायरेक्ट कर लिए, इसको चेंज नहीं किया, कहा कि चेंज करते तो अभी लिखेंगे तो टाइम लगेगा। इससे अच्छा है कि पद गिन लीजिए, उसके बाद फिर चेंज कर लीजिए, क्या दिक्कत है उसमें, है तो वही चीज़। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला क्या कि x² प्लस kx प्लस 2 के बराबर 0 के 2 अलग अलग वास्तविक मूल हैं, तो k का कौन सा मान संतुष्ट करेगा ये बताना है। ठीक है। तो अलग अलग मूल है, इसका मतलब d जो है वो बड़ा है कितना से, 0 से बड़ा है। ठीक है ना। तो d क्या है, 0 से बड़ा है। ठीक है। तो इसमें हो जाएगा क्या, b² माइनस 4ac बड़ा होगा 0 से। ठीक है ना। चलिए तो b² का मान क्या हो जाएगा, मतलब k² हो जाएगा माइनस 4a मतलब हो जाएगा कितना, 1 हो जाएगा, और c का मतलब हो जाएगा कितना, 2k हो जाएगा। ठीक है ना। सी का मतलब 2k हो जाएगा, ए हो जाएगा 0, तो हो जाएगा k² माइनस 8k बड़ा होगा 0 से। तो k कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा कितना, k माइनस 8 बड़ा होगा कितना, सॉरी कोष्ट बंद होगा, जो कि बड़ा हुआ 0 से। ठीक है ना। चलिए तब k का जो मान हो जाए क्या होगा, k का जो मान होगा वो या तो 0 से क्या होगा, k का जो मान होगा, k जो होगा वो 0 से छोटा होगा, और k का मान 8 से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है ना। 8 से बड़ा होगा और 0 से क्या होगा, k का मान सॉरी बोलने में कन्फ्यूज हो रहा है। ठीक है ना। इस प्रकार से हो जाएगा, मतलब k जो है वो क्या होगा, जिसका मुंह खुला रहता है बड़ा, यानी k से बड़ा होगा 0। ठीक है ना। या तो फिर k जो छोटा होगा वो 8 से छोटा होगा। ठीक है ना। या तो 8 से छोटा होगा k, और k जो होगा क्या होगा दूसरा 0 से k जो होगा उससे 0 बड़ा होगा, यानी कि इसका जो मान वो आएगा वो निगेटिव में नहीं आएगा, 0 से बड़ा आएगा लेकिन 8 से छोटा आएगा। कहने का मतलब ये है इसका सिंपल। ठीक है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस रूप में इसे लिख लेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 है, उस प्रसिद्ध राष्ट्रीय संस्थान का नाम बताइए जिसकी स्थापना भारतीय वैज्ञानिक प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने वर्ष 1931 में की थी। तो किसके किया गया था ये बताना है। ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान को स्थापना किया गया था। ठीक है। तो भारतीय सांख्यिकी संगठन जिसकी स्थापना प्रशांत चंद्र महालनोबिस के द्वारा 1931 में किया गया था। ठीक है ना। तो याद रखिएगा।
चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। 35 है, देखिए दिया है कि आगे का जो चयन करना है इसमें रीजनिंग में, ठीक है ना। चलिए देखिए 2 से हो गया कितना 8, यानी कि 6 की वृद्धि, फिर 6 की वृद्धि और फिर 6 की वृद्धि, तो ये 6 के क्रम में बढ़ते हुए जा रहा है। तो 20 के आगे क्या हो जाएगा 26, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं फ्रेंड। 36 क्वेश्चन में देखिए बोल रहा है ये 3 जतीन से 3 गुना बड़ा है और नितिन के उम्र से आधी उम्र का है, ठीक है। यदि उनकी आयु का कुल योग 60 वर्ष है तो जतीन की आयु क्या है ये बताना, ठीक है। चलिए तो इसे हल करते हैं। बोला एक है यतीन, ठीक है ना, एक यतीन हो गया, फिर जो दूसरा कौन है जतीन है, और तीसरा एक व्यक्ति है नितिन, ठीक है ना। 3 व्यक्ति हो गए, कौन कौन, यतीन, जतीन और नितिन, ठीक है। बोल रहा है यतीन की आयु जतीन से 3 गुना, यतीन की आयु जतीन से क्या है 3 गुना। मान लेते कि जतीन 1 है तो यतीन कितना रहेगा 3 रहेगा, ठीक है, इस रेशियो में रहेगा। और नितिन की उम्र से आधी है, कौन, यतीन, ठीक है। तो नितिन की उम्र से आधी रहेगा, इसका मतलब है कि नितिन 6 रहेगा तो यतीन कितना रहेगा 3 रहेगा, ठीक है ना। इसी टाइप के बोल रहा है, इसी यही रेशियो में ये सजेगा, ठीक है ना। तो बोल रहा है ना क्वेश्चन देखिए यतीन जतीन से 3 गुना बड़ा है, जी बिल्कुल बड़ा है, और नितिन के उम्र से आधी है, नितिन की उम्र से क्या है आधी है, कौन, यतीन। बोल रहा है यदि तीनों की आयु का योग 60 वर्ष है, तीनों की आयु का योग 60 वर्ष है, यहाँ तीनों का आयु का योग हो जाए कितना 6, 1, 7, 7, 3, 10, टोटल योग का तुलना टोटल योग से कर दिए। पूछ रहा है क्या जतीन की आयु क्या होगा ये बताना। तो जतीन की आयु कितना है, जतीन की आयु 1 है तो गुना 1 से कर देंगे, 1 से गुना करेंगे, इसका मतलब आ जाएगा कितना 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 6, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। 37 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है उस आकृति का चयन करें जो निम्न समूह से क्या भिन्न है, ठीक है। तो निम्न समूह से भिन्न कौन सी आकृति है ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इस टाइप का क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर देखिए सबसे सिंपल सी है, ये जो एरो दिया हुआ है, देखिए एरो ये बाहर निकला हुआ है, इसमें भी बाहर निकला हुआ है, इसमें भी बाहर निकला हुआ है, लेकिन ये जो आपको चित्र देखने को मिला डी नंबर जो चित्र है इसमें एरो क्या है अंदर की ओर है, तो ये क्या हो गया भिन्न हो गया सभी से, ठीक है ना। तो सभी चित्र में जो भिन्न चित्र है वो ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी कहाँ पर दिया हुआ है, तो ऑप्शन 1 में दिया है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर से कीजिएगा, ईजी क्वेश्चन रहता है लेकिन ऑप्शन में आप गलत ना करेंगे, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 देखिए बोला दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय ले कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, ठीक है। चलिए बोला क्या कि क्यू की कितने बहनें हैं ये बताना, ठीक है ना। तो क्यू की कितने बहनें हैं और कथन 1 में दिया है एम एन और ओ की बहन है, ठीक है ना। एम जो है एन और ओ की बहन है, यानी कि क्यू से कोई रिलेशन अभी तक नहीं मिला, ठीक है। कथन 2 में है एम और पी, ठीक है ना, एम और पी डी की बेटियां हैं, एम और पी जो है वो किसका डी की बेटियां हैं, ठीक है ना। तो क्यू से कोई रिलेशन ही नहीं मिल रहा कि क्यू से कैसे आप कोई रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि क्यू का कहीं जिक्र ही नहीं है, न ही कथन 1 में और न ही कथन 2 में क्यू का जिक्र ही नहीं है। इसका मतलब दोनों में से कोई सही कथन नहीं है, ठीक है। तो प्रश्न का उत्तर देने के लिए ना तो 1 और न ही 2 पर्याप्त है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए जब तक कोई रिलेट नहीं होगा, जब तक कोई रिलेशन नहीं होगा, जहाँ पर जब तक क्यू का कोई से जिक्र ही नहीं है तो कैसे आप रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है ना, नहीं निकाल सकता है, सिंपल सी है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 देखिए बोल रहा है 39 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न पढ़ें और निर्धारित करें कि दिए गए कथनों में से कौन सा पर्याप्त है ये बताना, ठीक है। प्रश्न क्या है, प्रश्न ये है कि श्रृंखला 5 A B C 25 में C का मूल्य क्या है ये बताना है। तो C का मूल्य क्या होगा ये बताइए, ठीक है। चलिए तो कथन पहला बोला क्या B पहले पद का दोगुना है, देखिए B यहाँ है, अब पहला पद 5 है तो पहले पद का क्या B दोगुना है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यदि 5 है और B आता है दूसरा नंबर में, ठीक है, तो इसका दोगुना ये थोड़ा ना है, नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए यानी कथन 1 गलत है। कथन 2 C दूसरे पद का दोगुना है, C जो है वो दूसरे पद का दोगुना है, देखिए दूसरा पद है कौन A है और C क्या इससे दुगना है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ए 1 में आता है और C 3 में आता है, तो ये दुगना नहीं है, ये 3 गुना है, ठीक है ना। इसलिए कथन 2 भी गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो कथन 1 और 2 दोनों के दोनों क्या है गलत है, यानी प्रश्न उत्तर देने के लिए ना तो 1 और ना ही 2 पर्याप्त, दोनों में से कोई नहीं है, यानी ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 है यदि एक 84 मीटर लंबी रस्सी को 7:5 के रेशियो में विभाजित किया जाता है, यानी कि किया जाता है, ठीक है।
तो बोल रहा है क्या, तो छोटे टुकड़े की लंबाई क्या होगा ये बताना। ठीक है, सिंपल सी है। टोटल जो रेशियो है, टोटल जो रस्सी की लंबाई है 84 है। दोनों का रेशियो दिया है कितना, एक लंबी रेशियो उसका रेशियो 7 है, लंबी रस्सी का 7 है और छोटी वाली का 5 है। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 12। ठीक है, तो टोटल का तुलना टोटल से कर दिए। बोल रहा है क्या कि छोटे रस्सी की जो टुकड़ा है उसका क्या होगा मीटर में, तो छोटा रस्सी कितना है 5 है, तो गुना 5 कर दीजिए। ठीक है, तो 12 7 84, 7 5 35, यानी कि छोटा जो लंबाई होगा रस्सी का वो 35 मीटर का होगा। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। 41 है, पश्चिम की ओर मुख करके श्री एक से, ठीक है ना, 270 मीटर दक्षिणावर्त और 135 मीटर वामावर्त मुड़ता है। अब श्री एक्स किस दिशा में की ओर है ये बताना। ठीक है, चलिए सिंपल सी है, एक बना लेते हैं डायरेक्शन, जैसे कि हो गया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ हो गया। ठीक है ना। चलिए देखिए बोला क्या, पश्चिम की ओर मुख करके श्री एक्स 270 मीटर क्या मुड़ता है, दक्षिणावर्त मुड़ता है, यानी कि दाएं की ओर मुड़ता है। ठीक है ना, तो दाएं की ओर मुड़ेगा कितना, 270 मीटर। देखिए ये जो आपका एन और डब्ल्यू के बीच जो ये कोण बनता है कितना बनता है, 90 डिग्री का। 90 डिग्री का बन रहा है ना ये कोण। तो देखिए यहाँ से है, मान लेते हैं यहाँ एक्स है, कहाँ, यहाँ एक्स है आपका खड़ा, यहाँ से पश्चिम की ओर चला। ठीक है ना, यहाँ से कितना 270 डिग्री दक्षिणावर्त यानी कि दाएं मुड़ता है। ठीक है ना, तो दक्षिणावर्त मुड़ेगा दाएं, तो यहाँ से यहाँ आएगा कितना 90 डिग्री, फिर मुड़ गया 90, कितना हो गया 180, फिर ये आ जाएगा यहाँ, तो हो गया कितना 270, यानी कि अब आपको जो एक्स व्यक्ति जो है वो श्री एक्स है वो आपको यहाँ पहुँच गया, यानी कि साउथ में पहुँच गया। ठीक है, फिर बोल रहा है क्या कि यहाँ आता है और फिर यहाँ से वामावर्त 135 डिग्री मुड़ता है। ठीक है ना, तो ये दोनों को जो कोण बनता है ना, ये जो बनता है ये आपको 90 डिग्री का बनता है और इसके बीच का जो बनता है कितना बनता है 45 डिग्री का ये बनता है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेगा। तो यहाँ से 135 डिग्री, 135 डिग्री का मतलब हो गया क्या, सॉरी 135 डिग्री का मतलब है कि यहाँ एक्स है, यहाँ से माया मुड़ेगा तो 90 डिग्री को मुड़ जाएगा यहाँ, उसके बाद फिर 45 डिग्री यहाँ मुड़ेगा, यानी कि इसके बीच में रहेगा। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा वो फिर मुड़ करके। ठीक है, तो 270 डिग्री दायां मुड़ा, उसके बाद फिर 135 डिग्री बाएं मुड़ेगा, तो बाएं का मतलब हो गया कितना 90 और ये 45 ये हो गया आपका। ठीक है ना, 45 डिग्री ये हो गया, 90 कितना 135 मतलब ये आपको यहाँ पहुँच गया श्री एक्स। इसका मतलब है क्या कि उसका जो अब जो उसका दिशा होगा वो किस ओर रहेगा, तो उत्तर और पूर्व की इसकी दिशा रहेगा। कहाँ रहेगा, उत्तर पूर्व की ओर दिशा रहेगा इसका। ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो बताइए इसमें क्वेश्चन ये सभी के सभी जो क्वेश्चन ये सभी पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है ना, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जितने भी, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप प्रैक्टिस जरूर करते रहेंगे। ठीक है ना, चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन देखिए बोल रहा है, यदि 50 श्रमिकों का औसत वेतन 100 है। ठीक है ना, 50 श्रमिक है यानी 50 मजदूर है जिसका औसत वेतन कितना है 100 रुपया। ठीक है, तो 50 का जो औसत वेतन है कितना है 100 रुपया हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि उनमें से 30 का औसत 120 है, इनमें से 30 मजदूर है, इनके औसत वेतन कितना 120 है। तो शेष जो बच गए 20 जो मजदूर बच गए इसका औसत क्या होगा ये निकालना। ठीक है, चलिए सिंपल सी है, काट दीजिए इसको, 100 कट जाएगा। ठीक है ना, चलिए निकाल देते हैं। 50 टोटल हो गया कितना 100 है। अब इसमें देखिए कितना की सॉरी कितने की वृद्धि हो रहा है कितने का 20 का, और शेष का मान निकालना तो क्या हो जाएगा माइनस का यहाँ चिन्ह हो जाएगा। तो एक संख्या में 20 का वृद्धि हो रहा है। ठीक है ना, 100 से 120 मतलब 20 की वृद्धि, तो 3 संख्या में कितना हो जाएगा 60 का वृद्धि हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 2, तो 2 काट देंगे तो हो जाएगा 30, यानी कि 100 में से 30 जाएगा तो कितना हो जाएगा 70, यानी कि जो शेष श्रमिक बचेंगे उसका औसत वेतन कितना रहेगा 70 रहेगा। ठीक है, या फिर सिंपल इसमें भी निकाल सकते हैं, 50 श्रमिकों का औसत वेतन 100 है तो टोटल हो जाएगा कितना 50 गुना 100। ठीक है ना, यानी कि कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, माइनस उसमें से बोल रहा है 30 का औसत 120 है, यानी कि 12 या 36, यानी कि कितना हो जाएगा 3600। तो शेष बचेगा कितना 20 का औसत क्या होगा यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। तो देखिए हो जाएगा कितना 1400 बच गया शेष, यानी 20 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा कितना 70 हो जाएगा। तो इस भी मेथड से निकाल सकते हैं, इस भी मेथड से आप निकाल सकते हैं, दोनों सही है। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। 43 है, उस विकल्प का चयन करना जो दिखाए गए डॉटेड लाइन पर मोड़े जाने के बाद निम्नलिखित पारदर्शी प्रवेश पत्र यानी कि समस्या चित्र है उसमें प्रदर्शित करता है, तो कौन सा होगा ये सही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ ये डॉटेड लाइन आपको दिया है और यहाँ से आपको मुड़ेंगे तो पहले नीचे की ओर यदि मुड़ते हैं तो नीचे की ओर मुड़ेंगे तो नीचे डॉट रहेगा ही रहेगा, डॉट तो हटेगा नहीं, तो नीचे कहीं डॉट दो है ही नहीं, तो कोई डॉट तो है नहीं नीचे, यानी कि इसको क्या मोड़ रहा है ये ऊपर की ओर जा रहा है, यानी कि डॉट जो है वो यहाँ से क्या करेंगे इसको ऊपर की ओर मोड़ देंगे इस प्रकार से। ठीक है ना, इसको क्या करेंगे ऊपर की ओर मोड़ते हैं, तो ऊपर की ओर मोड़ेंगे तो डॉट आपको एक यहाँ डॉट आएगा, एक यहाँ डॉट, ये वाली दोनों जो है ना ये वाली और ये वाली कहाँ जाएगा यहाँ और यहाँ आ जाएगा। तो देखिए यहाँ और यहाँ किस में डॉट है, तो देखिए मोड़ेंगे तो ये तो पूरा चित्र ही है, तो ये तो रहेगा
रहेगा ही नहीं। ये रहेगा आपको, देखिए इसमें क्या होगा, इसमें आपको ये रह सकता है, यही होगा, ठीक है ना। इसमें देखिए 2 डॉट यहाँ, 2 डॉट यहाँ, इसमें तो 1 डॉट यहाँ रह गया तो यह भी नहीं होगा, इसमें डॉट हटा दिया ये भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन बी यानी चित्र बी है, ठीक है ना। चित्र बी जो है वो क्या है, सही है, चित्र बी यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न 11/17 के बराबर नहीं है, ये बताना है। तो 11/17 के बराबर कौन नहीं है, देखिए सबको फैक्टर कर लेते हैं। देखिए 11 गुना 3 इसको कर सकते हैं, 11 गुना 3 हो जाएगा 17 गुना कितना, ये 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका, 3 से 3 कटेगा तो 11/17 ये आ जाएगा। तो जो नहीं है ये आपको चुनना, ठीक है। इसको कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 11 गुने कितना हो जाएगा, 11 दाओं को 160 है, सॉरी 110 से 16, ठीक है ना, 11 गुने 16 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये हो जाएगा कितना, 11 एकम 11 हो जाएगा, 11 एकम 11 और 6 2, ये वाली नहीं होगा आपका, ये वाली नहीं कट रहा है, 11 सॉरी 17 से काटना ना, 17 एकम 17 हो जाएगा, 17 एकम 17 और 10 17 छक्का 2 तल से, ठीक है ना, 17 छक्का 2 तल से यानी 17 गुना 6 हो जाएगा, 17 गुना 16 हो जाएगा, ये 17 गुना कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो देखिए 16 से 16 काटेगा तो 11/17 ये भी आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन अभी सही नहीं है, ठीक है। ये हो जाएगा आपको 11 गुना 32, इसको सॉरी 11 गुना 12 लिखेंगे तो 132 और 11 एकम 11 हो जाएगा, 11 और कितना, सॉरी 17 से करना ना, तो 17 एकम 17 हो जाएगा, 17 इकाई 17 और कितना हो जाएगा, 17 और 17 में से 22 में से 17 घंटा तो 5 17 तिया 51 यानी कि 13 गुने 17 ये हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा कितना, 13 गुने 17, तो ये आपका नहीं कट रहा है ना, ठीक है ना, ये वाली नहीं कट रहा है आपको। ये हो जाएगा 11 गुना 7 और ये हो जाएगा 17 गुना 7, तो ये तो आपका फॉर्मेट आ रहा है, ठीक है ना। तो 11/17 में देखिए ये भी आ जाता है, ये भी आ जाता है, ये भी आ जाता है, लेकिन आपका ऑप्शन 3 जो है वो 11/17 के फॉर्मेट में नहीं आ रहा, ठीक है ना। ये आपको देखिए 11 गुने 12 करेंगे तब इतना आ रहा है और 17 गुने 13 करेंगे तो आपको इतना आएगा। तो 11/17 ये इसके बराबर नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो कौन बराबर नहीं है यही पूछ रहा था ऑप्शन में आपको, ठीक है। तो इस टाइप से इसे क्या कर लेगा, फैक्टर करके आप बना सकते हैं इजी से, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्या, इसमें आपको दूसरा ऑप्शन ये भी था कि आप दोनों को 11 से भाग देकर काटते जाइए, ठीक है ना, कितने में राती कट रहा है, ठीक है ना। और यदि वो भी फैक्टर ही आएगा करके, अब इससे यदि कैलकुलेट भी करेंगे तो इससे भी आप भाग देंगे तो इसमें फैक्टर ही आएगा, ठीक है ना। तो फैक्टर करना ही इसमें ईजी रहेगा, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। 45 है फरवरी 2018 तक ICICI बैंक के प्रबंध निर्देशक और CEO कौन है ये बताना, ठीक है। तो 2018 में पूछा गया क्वेश्चन था, तो उस टाइम कौन थे, चंदा कोचर जी थे, ठीक है ना। लेकिन वर्तमान में इनके चेंज हो गए, ठीक है ना। तो वर्तमान में कौन हो गए, तो वर्तमान में हो गए संदीप बख्शी, ठीक है ना। वर्तमान में कौन हो गए, तो वर्तमान में याद रखिएगा संदीप, ठीक है ना, संदीप बख्शी जी हो गए हैं, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा। तो वर्तमान में अभी प्रबंधक निदेशक और CEO जो है वो कौन है, संदीप बख्शी हैं। 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो उस टाइम चंदा कोचर जी थे, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। 46 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रश्न के बाद 2 कथन दिए गए हैं, जो कि कथन 1 और 2 है। तो तय करें कि दिए गए प्रश्नों में से कौन सा दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, ये बताना, ठीक है। देखिए प्रश्न में X, Y और Z का वेतन का रेशियो आपको दे दिया, कितना, X, Y और Z का वेतन का रेशियो दिया है 8:6:9 के रेशियो में दिया है, ठीक है ना। चलिए बोल रहा है कि तो बाई का वेतन क्या होगा ये निकालना है। तो बाई का वेतन कितना होगा ये निकालना है। तो बोल रहा है पहला कथन में कि बाई के वेतन और जेड के वेतन के बीच का अंतर एक्स के वेतन और बाई के वेतन के बीच के अंतर का दोगुना है। तो यहाँ से आपको दोगुना तेगुना ये आपको परसेंटेज निकल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू बाई को कितना रुपया मिला है ये आप इस कथन से आप नहीं निकाल पाए, क्योंकि यहाँ पर कहीं आपको तुलना करने के लिए कुछ दिया ही नहीं, ठीक है ना। जैसे दिया रहता कि टोटल वैल्यू है आपका 10,000 या 5,000, उसमें से बाई का क्या मिला है, तो उसमें से टोटल की तुलना टोटल करके बाई का गुना कर लेंगे तो निकल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ से आपको टोटल वैल्यू दिया ही नहीं है, ठीक है ना, ना ही अंतर दिया है, ना ही क्या टोटल वैल्यू दिया है, तो इससे आप नहीं निकाल पाएंगे। नेक्स्ट है दूसरा जो कथन है, उसमें बोला क्या, बाई और जेड के बीच बाई को जेड से 1,000 रुपया कम मिलता है, ठीक है ना। बाई को जेड से 1,000 रुपया क्या मिलता है, कम मिलता है, यानी कि दोनों का डिफरेंस कितने का है, तो दोनों का डिफरेंस यहाँ 1,000 का है और रेशियो में दोनों का डिफरेंस कितने का, 3 का। तो डिफरेंस का तुलना डिफरेंस से करेंगे, जिसका पूछ रहा है उसका गुना कर देंगे, ठीक है। तो पूछ रहा बाई का वेतन पूछ रहा है, तो बाई का वेतन यहाँ से आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो बाई का वेतन कितना हो जाएगा, 2,000 हो जाएगा। यानी यहाँ से आपको कथन 2 से आप पूरा वैल्यू आप निकाल सकते हैं, बाई का वेतन आप पूरा निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए कथन 2 पर्याप्त है, ठीक है ना। तो कथन 2 अकेले पर्याप्त है, जबकि 1 अकेला पर्याप्त नहीं है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है फ्रेंड्स। तो कथन 2 से आप निकाल पाएंगे, कथन 1 से आप नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है ना। चलिए
बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए बोल रहा क्या, घंटे और मिनट के बीच 4:53 अपराह्न यानी कि सुबह के टाइम में पर बनाए गए दो कोनों में से कौन सा छोटा कोण होगा ये बताना है, ठीक है ना। तो जैसे घड़ी है तो घड़ी में मिनट हो गया और एक मिनट का हो गया और एक घंटा का जो सुई होता है, उनके बीच दो कोण बनता है, तो एक बनेगा छोटा कोण और एक बनेगा बड़ा कोण, ठीक है ना। तो छोटा कोण कौन सा है ये पूछ रहा है आपको, ठीक है ना। चलिए इसको निकाल लेते हैं। निकालने के लिए सिंपल सी है, घंटा को आप गुना कर दीजिए, ठीक है ना। घंटा का गुना कर देना कितने से, आपको 30 से, ठीक है ना। घंटा को गुना करना है 30 से और मिनट को गुना करना है आपको, मिनट को गुना करना कितना 11/2 से, और ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा, ठीक है ना, वही आपका मान हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले निकाल लेते हैं, घंटा कितना है 4 है, तो 4 × 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 120 आ जाएगा, ठीक है। मिनट को कर दीजिएगा कितना से 53 × 11/2 करिएगा, तो 53 × 11 का तो 11 × 33 और 5 शेष बचेगा, 11 × 55 और 11 × 55 55 और 5 कितना हो जाएगा, सॉरी 3 बचेगा ना शेष, 11 × 55 और 3 58/2 हो जाएगा। इसको भाग दे देंगे तो हो जाएगा 29 दूनी 58 और हो जाएगा आपका 2 एकम 2, ठीक है ना, और 0.5 यानी कि 291.5 डिग्री का ये बनेगा, ठीक है ना। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा ये निकाल लेना, ठीक है ना। दोनों के बीच बस डिफरेंस है वो निकालिए आप, तो दोनों के बीच का डिफरेंस आप निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 0.5, ये हो जाएगा आपका 1 और 29 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 17 बचेगा, ठीक है ना। यानी 171.5 डिग्री का कोण बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो छोटा कोण यही होगा। छोटा कोण किसे बोलते हैं, तो ये 180 डिग्री से जो कम बनेगा वो ये छोटा कोण हो जाएगा, और 180 डिग्री से जो अधिक बनेगा वो बड़ा कोण हो जाएगा, ठीक है ना। तो 180 डिग्री से छोटा कोण बन रहा है, यानी कि कितना 171.5 डिग्री का कोण बनेगा, कब 4:53 में घड़ी पर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, एक समानांतर संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में संभावित अंतर डैश होता है जो लागू बैटरी का वोल्टेज के डैश होता है, तो क्या होता है ये बताना, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये बताना, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि समान और दूसरा क्या होगा बराबर होगा। तो देखिए एक बार देख लेते हैं, बोला कि एक समानांतर संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में संभावित अंतर क्या होता है समान होता है, ठीक है ना, जो लागू बैटरी का वोल्टेज का क्या होता है बराबर होता है, ठीक है ना। तो इसे याद रखेंगे आप लोग, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए बोल रहा है, शशि को परीक्षा पास करने के लिए 35% अंक चाहिए था, यानी 100% में उसे 35% लाना क्या पास होने के लिए। और वह 125 अंक हासिल करता लेकिन 50 अंकों से फेल हो जाता है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि वो 35% लाता अंक तब पास होता, या तो 175 अंक लाएगा तब पास होगा, क्योंकि 125 लाया तब भी फेल है, ठीक है ना। इसका मतलब और बोला गया कि 50 अंकों से वो फेल हो गया, यानी 125 अंक तो प्राप्त किया लेकिन 50 अंकों से फेल है, इसका मतलब कि उसे लाना चाहिए था कितना 175 अंक लाना चाहिए था, ठीक है ना। यानी 35% बराबर कितना हो गया 175%, यानी कि हम 175 का तुलना कितना कर देंगे 35 से। बोल रहा है कि अधिकतम अंक कितना था, तो अधिकतम अंक कितना 100 रहता है एग्जाम में, ठीक है ना, तो 100 था, ठीक है ना। तो 100 से तुलना कर रहे हैं, ठीक है। तो 35 × 75 से 100 × कितना 500, यानी कि अधिकतम जो अंक था एग्जाम में कितना था 500 था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर क्या 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, देखिए 5 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग के साथ 10 kg यानी 10 किलो द्रव्यमान के शरीर पर लगने वाला शुद्ध बल की गणना करें, ठीक है ना। तो बल बराबर क्या होता है, यानी कि F बराबर क्या होता है ma होता है, ठीक है ना। m जहां पर मास यानी कि द्रव्यमान और a एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण होता है, ठीक है ना। तो m हो जाएगा आपका कितना 10 kg हो जाएगा और त्वरण कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी बल कितना हो जाएगा 50 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, ठीक है ना। 51 देखिए बोला क्या, एक डोवेनियर, ठीक है ना, डोवेरिनियर, ठीक है ना, के त्रय के पहले और तीसरे तत्वों के परमाणु द्रव्यमान 35.5 है, ठीक है ना, 35 पॉइंट कितना 5 है और अपेक्षित और 127 है, ठीक है ना, 35.5 और 127 है। तो मध्य तत्व का जो अपेक्षित परमाणु द्रव्यमान क्या है ये बताना है, ठीक है। चलिए सिंपल सी है, तो इसका एक रूल होता है ये ध्यान रखिएगा। तो डोवेरिनियर, ठीक है ना, कि परीक्षण के जो नियम है उसमें कहा गया है क्या कि एक त्रिभुज के मध्य, ठीक है ना, एक त्रिभुज के मध्य तत्व और परमाणु
द्रव्यमान, ठीक है ना। अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के अंक गणितीय माध्य यानी कि औसत के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है, जो मध्य रहता है वो क्या होता है, औसत के बराबर होते हैं। यानी दोनों जो परमाणु दिया हुआ है, जैसे कि आपको मान के चलिए ए दिया हुआ है और सी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो बी आपको निकालना है, तो जो बी हो जाएगा वो ए प्लस सी बाई 2 हो जाएगा, ठीक है ना। इस रूप में ये हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो इसी प्रकार से इसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो 35 और 127 कितना हो जाएगा, तो 127 और 35 हो जाएगा कितना आपको, 127 और 5 कितना हो जाएगा, 132 और 132 और 30 162, 162.5 हो जाएगा, 162.5 बटा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा कितना, यानी कि 1 दशमलव हटा दी, यानी कि सिंपल इसको लिख देंगे कितना आपको हो जाएगा 162.25 अब बटा कितना होगा 2 × 10 इसको लिख देते हैं, ठीक है। चलिए अब देखो इसको भाग दे देते हैं तो हो जाएगा कितना 8 दूनी 16, 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24 से 1 5 दूनी 0.5 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि एक अंक बाद दशमलव बैठाएंगे तो 81.25 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 81.25 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 81.25 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसे। चलिए बढ़ते आगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। 52 नंबर क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 CaSO4 × ½ H2O होता है, ठीक है ना। तो ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है, तो इसे याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53 है, एक मशीन 300 सेकंड में 1200 जूल कार्य करता है, तो मशीन की शक्ति क्या होगा ये बताना है। तो मशीन की शक्ति पूछ रहा है, तो शक्ति क्या हो जाएगा, 300 सेकंड में 1200 जूल काम करता है, यानी कि 1 सेकंड में कितना कार्य करता है, तो 1 सेकंड में 4 जूल यानी 4 वाट कार्य करेगा, ठीक है ना। 4 वाट कार्य करेगा, यानी कि जो शक्ति हो जाएगा, यानी कि शक्ति बराबर क्या हो जाएगा, टोटल कार्य किया गया जो जूल हो गया, यानी कि 1200 और बटा कितना समय 300 सेकंड, तो इसको भाग दे देंगे तो हो जाएगा कितना 4। शक्ति को किससे डिनोट करते हैं, वाट से, W से, ठीक है ना। यानी कितना हो जाएगा 4 वाट हो जाएगा, ठीक है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है कितना 54 नंबर क्वेश्चन है, 1089 वर्गमूल है, तो किसका वर्गमूल होता है 1089 का वर्गमूल क्या है ये बताना, ठीक है। तो यह 33 का वर्गमूल होता है, ठीक है ना। 33 का वर्गमूल कितना होता है, 1089 जो है वो वर्गमूल है किसका, 33 का, ठीक है ना। यानी कि 33 का वर्ग है कितना 1089, तो लगभग आपको 40-50 तक वर्गमूल आपको वर्ग जो है आपको याद रखना भी चाहिए, ठीक है ना, ताकि इस टाइप के क्वेश्चन को आप तुरंत आंसर दे दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर क्या 55 है। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा 16 छात्रों के एक समूह के द्वारा प्राप्त औसत अंक 24 है, ठीक है ना। 16 छात्र हैं, ठीक है ना, जिसमें औसत अंक कितना है 24 है, ठीक है ना। तो ये गुना कर देंगे तो कितना निकल जाएगा, तो टोटल अंक निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 16 64 हो जाएगा, आपको शेष 6 रहेगा, 16 दूनी 32 और 32 और 6 48, यानी कि टोटल अंक हो गया 384। अब बोल रहा आगे कि एक छात्र ने समूह को छोड़ दिया, तो एक छात्र जो है समूह को छोड़ेगा तो कितना बचेगा 15, ठीक है ना, 15 छात्र और बचेंगे। तो और जिसके परिणाम स्वरूप शेष छात्रों का औसत कितना हो गया 25 हो गया, और अब जो 15 छात्र हैं इसके औसत कितना हो गया 25 हो गया। तो 25 गुना 15 करेंगे तो आ जाएगा कितना 15 × 5 = 75 हो जाएगा, आपका 15 हाथ में शेष रहेगा 7, 15 दूनी 30 और 7 37, ठीक है ना, यानी कि 375। तो हम बोल सकते हैं कि जो लड़का गया, ठीक है ना, पहले 16 था 15 हो गया, तो जो लड़का गया उसका अंक कितना मिला था, तो उसे जो मिला था कितना मिलेगा था 384 माइनस 375 कर देंगे तो कितना अंक मिला था, उसे 9 अंक मिला था, ठीक है ना। यानी कि हम बोल सकते हैं जो जाने वाला जो छात्र गया उसका अंक कितना था 9 अंक था, ठीक है ना। तो इसे याद रखेगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक अन्य छात्र शामिल हो गया जिसके परिणाम स्वरूप, ठीक है ना, एक अन्य छात्र फिर आ गया तो फिर बढ़ गया 16, ठीक है ना, 15 से क्या हो गया फिर से हो गया 16, और इसके परिणाम स्वरूप औसत अंक थोड़ा सा गिर गया और 24.5 हो गया। 24.5 को हम लिख सकते हैं कितना 24.5 हो गया, तो 24.5 को सिंपल से लिख दिया 24.5, इसको गुना कर देंगे तो 16 × 5 = 80 हो गया, ठीक है ना। 16 × 5 = 80, शेष आपको 8 रहेगा, 16 × 4 = 64 और 8 कितना 64 और 8 कितना हो जाएगा 72, ठीक है ना, शेष रहेगा 7, 16 दूनी 32 और 7 कितना 39, एक अंक के बाद दशमलव, यानी कितना हो जाएगा 392। तो अब जो एवरेज हो गया कितना हो गया 392 हो गया, ठीक है ना। तो देखिए 375 से हो गया फिर 300 कितना 92, यानी कितना एवरेज कितना अंक बढ़ गया इसका, यानी कि जो नया लड़का आया उसका जो अंक था वो कितना था, तो 392 में से 375 को आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 17, ठीक है ना। तो 17 अंक, जो नया लड़का आया उसका अंक कितना रहा 17, तो नया लड़का है, ठीक है ना, उसका अंक रहा कितना 17, और जो लड़का गया उसका अंक कितना था 9 था, ठीक है ना। तो वो रहा क्या कि जो छात्र छोड़कर गया, तो छोड़कर जो गया उसका अंक कितना था 9 था,
और जो सम्मिलित हुआ उसका औसत कितना, उसका अंक कितना है 17 है, तो उसके औसत अंक क्या हो गए ये बताना, ठीक है ना। तो इसका यानी कि 9 का और 16 का औसत क्या होगा, तो 9 + 17/2 हो जाएगा, क्योंकि 2 अंक है, पहला व्यक्ति है दूसरा व्यक्ति है, तो भागा 2 कर देंगे, तो 17 और 9 26 भागा 2 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, यानी कि औसत कितना हो जाएगा 13, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं, आप आसानी से इसे पढ़ करके हल कर सकते हैं, क्वेश्चन वाइज पढ़ के, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पढ़ते जाइए, समझते जाइए और हल करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि पहले से संबंधित, पहला और दूसरा संबंध है, उसी प्रकार से इसे भी संबंध दर्शाना है इसमें। जैसे बोल रहा है क्या, ठंडा गर्म, ये क्या है आपस में एक दूसरे का विपरीत है, ठीक है ना। ठंडा को गर्म हो तो सिकुड़न का क्या होगा, विस्तार हो जाएगा, ये आपका 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 56 नंबर का, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका कितना हो जाएगा 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है क्या कि केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, ठीक है ना, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान शोध पत्रों और पेटेंट के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा चमड़ा अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है ये बताना है, ठीक है। चलिए 1 मिनट रुकिए, हाँ ठीक है ना। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि चेन्नई, ठीक है ना। तो चमड़ा अनुसंधान संस्थान आपको कहाँ देखने को मिलेगा, चेन्नई में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चा से चमड़ा और चा से चेन्नई याद रखेगा, ठीक है ना। कुछ और भी इंपॉर्टेंट जो अनुसंधान संस्थान है इसे भी याद रख सकते हैं आप लोग, जैसे आपको होगा, 1 मिनट कहाँ गया पेन, जैसे आप लोग याद रख सकते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ठीक है ना। तो कृषि अनुसंधान संस्थान आपको कहाँ, नई दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा, कहाँ मिलेगा, नई दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान, ठीक है ना, गन्ना अनुसंधान आपको कहाँ देखने को मिलेगा, कोयम्बटूर में, ठीक है ना, कोयम्बटूर में आपको देखने को मिलेगा, जो कि तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगा। तंबाकू, ठीक है ना, तंबाकू अनुसंधान संस्थान जो कि आपको राजमुंद्री में देखने को मिलेगा, कहाँ, राजमुंद्री में, ठीक है ना, राजमुंद्री आपको देखने को मिला कहाँ, आंध्र प्रदेश में, इसे भी याद रखेंगे। चीनी तकनीक, ठीक है ना, चीनी तकनीकी, ठीक है ना, चीनी तकनीकी, ठीक है ना, चीनी तकनीकी संस्थान जो है वो आपको कहाँ, कानपुर में देखने को मिलेगा, कहाँ, कानपुर आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। और डेयरी से रिलेटेड है एक, इसे भी याद रखिएगा, डेयरी अनुसंधान संस्थान, ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ, करनाल हरियाणा में, ठीक है ना, करनाल हरियाणा में, ठीक है। तो ये सभी कुछ पॉइंट है, ये भी आप लोग याद रखते चलेंगे ताकि रिवीजन होते रहे, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 58 है, बोल रहा है एक प्राकृतिक संख्या जो 4, 6, 8, ठीक है ना, 8, 9 या फिर 9 से विभाजित होती है तो प्रत्येक मामले में 3 शेष रह जाती है, तो ऐसी सभी संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है ये बताना, ठीक है। तो इसका एलसीएम ले सकते हैं आप, ठीक है ना। तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा कितना, हो जाएगा आपको, इसका एलसीएम लेंगे तो आपको एलसीएम आ जाएगा क्या, 72 आ जाएगा, ठीक है ना। 9 8 72, 8 9 72, 6 12 6 72 और 18 4 72, यानी कि 72 इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो 72 को आप सभी से डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, लेकिन बोल रहा है क्या कि 3 शेष रहना चाहिए, तो इसमें शेष वाले संख्या जो ऐड कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 75। अब 75 में कोई भी संख्या से आप भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा, जो कि क्वेश्चन में बोल रहा है, ठीक है। तो न्यूनतम संख्या कौन हो जाएगा, ऐसा 75 हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 59, बोल रहा है सारनाथ कहाँ स्थित है ये बताना। तो सारनाथ आपको कहाँ मिलेगा, उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा, और सारनाथ से संबंधित है गौतम बुद्ध से, जहाँ पर अपने गौतम बुद्ध ने क्या अपना प्रथम उपदेश दिए थे, कहाँ, सारनाथ में ही दिए थे, जिन्हें धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपघटन अभिक्रिया ये बताना, ठीक है। तो निम्नलिखित में कौन सा है जो अपघटन अभिक्रिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें कुछ पॉइंट है वो याद रखिएगा कि यदि किसी रासायनिक प्रतिक्रिया में, ठीक है ना, एक पदार्थ 2 या 2 से अधिक पदार्थ बनाने के लिए विघटित जब होता है, ठीक है ना, तो इसे क्या बोलते हैं, अपघटन प्रतिक्रिया के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। किस रूप में, अपघटन प्रतिक्रिया या अभिक्रिया के रूप में जाना जाता है, तो इसे याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। 61 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। तो कौन सा कथन सही नहीं है ये बताइए, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, जो कि बिल्कुल गलत है, बाकी सभी सही है। डीएनए एक माइक्रो मोलेक्यूल या बहुलक है, ये बिल्कुल सही है। रक्त के लिए सबसे अच्छा दाता ओ नेगेटिव है, ये सही है, ठीक है ना। एक ही समय में 2 या 2 गुणों के साथ काम करने वाले एक प्रजनन प्रयोग को मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, जो कि ये क्या है, बिल्कुल एक गलत है, ठीक है ना। मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, जो कि क्या है, एक गलत है।
ठीक है ना। चलिए आगे है क्या, आपको आगे बोलते हैं क्या, मेंडल 1886 में वंशानुक्रम, ठीक है ना, वंशानुक्रम की एक इकाई के रूप में एक जीन की कल्पना करने वाला पहला वैज्ञानिक था। तो इसे भी ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सही है ये सभी, ठीक है ना। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। और इसमें जो मोनो हाइब्रिड है इसके जगह पर क्या हो जाएगा, आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं, डाई हाइब्रिड, ठीक है ना। चलिए लिख देते हैं इसको, क्या हो जाता है, डाई हाइब्रिड, ठीक है ना, डाई हाइब्रिड क्रॉस इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस, यानी कि एक ही समय पर दो गुणों के साथ काम करने वाले एक प्रजनन प्रयोग को क्या बोलते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है 62 नंबर क्वेश्चन है, दो ट्रेन एक 155 मीटर लंबी और दूसरी 165 मीटर लंबी विपरीत दिशाओं से क्या करती है, आती है, ठीक है ना। तो लंबाई तो हमेशा जुटेगा, तो लंबाई हो जाएगा कितना, 100 100 200 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आती हुई 9.6 सेकेंड में एक दूसरे को क्या करती है, पार करती है। तो 1 घंटे में दोनों ट्रेनों की गति का योग क्या होगा ये बताना, ठीक है। चलिए तो दोनों को गति का योग 1 घंटे में क्या हो जाएगा ये बताना, ठीक है, यानी कि गति किलोमीटर प्रति घंटा में आपको निकालना है। तो चलिए निकाल देते हैं। तो हो जाएगा टोटल गति यानी कि चाल बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर हो जाएगा आपका दूरी बटा समय हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए दूरी कितना हो जाएगा, 100 और 100 कितना 200, अब 65 हो जाएगा और 55 कितना हो जाएगा, तो 70 और 50 कितना 120, यानी कि टोटल हो जाएगा कितना 320 मीटर दूरी और 9.6 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है ना। इसे कर देंगे 18/5 से गुना कर देंगे, ठीक है। चलिए दशमलव हटाएंगे, ऊपर में 10 लिख देते हैं, ठीक है। अब इसे काट देते हैं, ठीक है ना। देखिए हो जाएगा कितना, 6 18 और 16 छक 96, 16 दूनी 32, ये 20 में राती कट जाएगा, ठीक है ना। और ये हो जाएगा आपका 520, चलिए गुना कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 4 तिया 12 12 दो को 120, यानी 120 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल रहेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 की ओर, कौन सी धातु तनु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित करेगी ये बताना, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि Zn, ठीक है ना। Zn मतलब कौन, जिंक, ठीक है ना। तो कौन सी धातु है जो तनु अम्लों के साथ हाइड्रोजन को विस्थापित करती है, तो जिंक करता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64 है क्या, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों, ठीक है ना, आसियान, ठीक है ना, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसका फुल फॉर्म होता है, कि पूर्व कौन सा त्यौहार 20 जनवरी 2018 को कमानी सभागार में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था ये बताना, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर 2 रामायण महोत्सव, क्या हुआ था, रामायण महोत्सव हुआ था, ठीक है ना। हालांकि ये पुराना क्वेश्चन है, 2018 का ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। और इसमें आसियान में टोटल सदस्यों की संख्या कितना है, तो ये है आपको टोटल सदस्यों की संख्या इसमें 10 है, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 65 की ओर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए बोल रहा है क्या, एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, यदि 24 सेकेंड में एक पोल को पार करता है तो ट्रेन की लंबाई क्या होगा ये बताना, ठीक है। तो पोल की और कोई व्यक्ति की लंबाई नहीं होता, इसलिए जो ट्रेन की लंबाई है वही टोटल लंबाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो पोल को अपन लोगों को नगण्य मानना है, यानी कुछ भी नहीं मानना उसका, ठीक है ना। चलिए तो ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई बराबर क्या होता है, यानी कि लंबाई यानी कि दूरी, ठीक है ना। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय होता है, ठीक है ना। तो देखिए मीटर में है तो मीटर में निकाल देते हैं, तो 54 गुना 5/18 से गुना कर देंगे और गुने 24 हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका दूरी बराबर चाल गुना समय, ठीक है। 18 तिया हो जाएगा 54, ठीक है ना। 24 25 20 से 120 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 360 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। 360 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 66 है, बोल रहा है क्या, यदि पिज्जा की 5/7 भाग का कीमत 300 रुपया है तो पिज्जा का 4/5 भाग की लागत क्या आएगी ये बताना, ठीक है। टोटल जो पिज्जा है वो 7 है, उसके 5 भाग का कीमत आपको 300 दे दिया, टोटल 300 दिया कितने का, 5 का, ठीक है ना। तो टोटल 300 का तुलना 5 से कर देंगे, टोटल किराया निकालना तो गुना 7 कर देंगे, ठीक है ना। और टोटल का पूछ रहा है कि 4/5 भाग लागत क्या आएगा ये बताना है, तो 4/5 से गुना कर दिए, ठीक है। चलिए इसे सिंपल सा कैलकुलेट कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 25 गुना कर देंगे कितना, 25 से भाग दे देंगे किसमें, 300 में, तो आपको कट जाएगा 25 से कम 25 और 25 दूनी 50, 12 बनाते, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो 12 7 84 गुना 4 कर दीजिए, ठीक है ना। 84 गुना कितना हो जाएगा, 4 × 16 6 हाथ में 1 832 और 1 33, यानी कितना 336 रुपया इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 67 नंबर क्वेश्चन। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए बोला क्या, EORP अक्षर से बनने वाले जो सार्थक शब्द हैं उसकी संख्या कितने हैं ये बताना, ठीक है ना। तो सार्थक शब्द जैसे कि आपको जो मतलब सुटेबल जो कोई
लगे कि मतलब सार्थक शब्द है, ठीक है ना, यानी कि उसका मीनिंग उन्हें कुछ निकले, ये सार्थक शब्द होते हैं, ठीक है ना। तो सार्थक शब्द कितने बनेंगे, EORP से ये बताना है, ठीक है। चलिए, तो इसमें टोटल जो सार्थक शब्द बन जाएगा, पहला तो बनेगा आपको रोप, ठीक है ना, ROPE, ठीक है ना, रोप एक सार्थक शब्द बनेगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर एक पोर बनेगा, PORE बनेगा, ठीक है ना, पोर बनेगा, ठीक है ना। और कोई ऐसा बन रहा है तो आप दिमाग लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा हमारे हिसाब से कोई नहीं बन रहा है, ठीक है ना। एक रोप बनेगा और एक पोर बनेगा, टोटल कितने बनेंगे, 2 बनेंगे इससे सार्थक शब्द, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, बोल रहा है सबसे उपयुक्त विकल्प के साथ रिक्त स्थानों को भरना, बहुत महीन कण, ठीक है ना, मुख्य रूप से वायुमंडल में डैश प्रकाश बिखेरते हैं, तो कौन सा प्रकाश बिखेरते हैं ये बताना है, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, नीला प्रकाश को बिखेरते हैं। क्या बिखेरते हैं, नीला प्रकाश को यह बिखेरता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 69 नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला क्या, सुश्री बाई की ओर इशारा करते हुए श्री एक्स ने कहा, उसके पिता की पत्नी की एकमात्र बहन मेरी एकमात्र मौसी है, ठीक है। तब सुश्री बाई मिस्टर एक्स की डैश है, यानी क्या है, यानी क्या रिलेशन है बाई और एक्स में, ये बताना है, ठीक है। चलिए सिंपल सी है, सबसे पहले एक है क्या, बाई है जो कि एक महिला है, ठीक है ना, सुश्री लगा यानी कि महिला है, ठीक है। उसके आगे है क्या, उसके आगे बोला क्या, इसके ओर इशारा करते हुए श्री एक्स ने कहा, इसके ओर इशारा करते हुए एक एक्स व्यक्ति है, इसके द्वारा बोला जा रहा है क्या, कि उसके पिता यानी कि बाई का पिता, ठीक है ना, बाई का पिता की पत्नी, इनकी पत्नी, ठीक है ना, इनकी पत्नी यानी कि इनकी पत्नी रहेगी और या इसका क्या रहेगा, माँ लगेगी, क्या लगेगी, माँ, ठीक है ना। तो बाई की पिता और उनकी पत्नी यानी कि बाई की माँ, ठीक है ना, की एकमात्र बहन, इनकी एकमात्र कोई क्या है, बहन है, कौन है, कोई एकमात्र बहन है, जो बोल रहा है क्या, बोल रहे हैं क्या कि पत्नी की एकमात्र बहन मेरी मौसी है, कौन, एक्स कह रहा है, एक्स कह रहा है क्या, कि बाई के पिता की पत्नी की एकमात्र बहन मेरी एकमात्र मौसी है, यानी इनकी ये क्या लग रही है, मौसी लग रही है, ठीक है ना, इनकी क्या लग रही है, मौसी लग रही है। और इनकी मौसी लगने का मतलब है क्या, कि इनकी मम्मी की बहन है, ठीक है ना, पत्नी इनकी मम्मी की यानी कि माँ की बहन है, यानी कि बाई का भी क्या लगेगी, मौसी लगेगी, ठीक है ना। तो इसका भी मौसी ही लगेगी ये बहन, ठीक है, यानी कि इसकी जो पत्नी है ये, ठीक है, पत्नी की बहन जो है, यानी कि पिता की पत्नी की बहन जो है वो बाई की भी मौसी लगेगी और एक्स की भी मौसी लगेगी, ठीक है ना। और बाई आपको दिखने में क्या है, महिला, ये पहले क्वेश्चन में क्या कि सुश्री बाई, ठीक है ना। और एक्स के बारे में बताया नहीं गया कि एक्स से पुरुष है या महिला है, क्या है कोई पता नहीं है, ठीक है। तो पूछ रहा है क्या कि बाई और एक्स का क्या रिलेशन है, तो देखिए ये जो है इसकी बहन है, सॉरी इसकी मौसी है और इसकी भी मौसी है, ठीक है ना, यानी कि जो बाई है और एक्स है ये आपस में दोनों क्या है, भाई बहन हो सकता है या बहन बहन हो सकती है, यानी कि बाई का रिलेशन जो है वो एक्स से क्या है, तो बहन का रिलेशन होगा इसका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। क्यों, क्योंकि बाई की ये पत्नी, बाई जो है इसकी ये माँ है और इसकी ये मौसी है, इसकी ये मौसी लगती है, यानी कि इसका मतलब है क्या, इसकी भी ये माँ ही है, ठीक है ना। और इसकी माँ रहने का मतलब है कि दोनों में आपस में रिलेशन भाई भाई का या बहन बहन का या भाई बहन का या बहन भाई का हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए बोल रहा है, आदि पेरुक्कू त्यौहार नदियों को धन्यवाद देने वाला त्यौहार है, ठीक है ना। आदि पेरुक्कू जो त्यौहार है वो नदियों को धन्यवाद देने वाला त्यौहार है। निम्न में से किस राज्य में पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जाता है ये त्यौहार पेरुक्कू, ये बताना है, ठीक है। तो आदि पेरुक्कू कहाँ यानी कौन से राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि तमिलनाडु में, ठीक है ना। तो तमिलनाडु में यानी कि तमिल एरिया में मनाया जाने वाला क्या है, यह त्यौहार है, ठीक है ना, तमिल त्यौहार जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसे याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71 है, एक ध्वनि तरंग की तरंग दैर्घ्य 820 इंच जेड की आवृत्ति और किसी दिए गए माध्यम में 380 मीटर प्रति सेकंड की गति के साथ क्या है ये बताना है, ठीक है। तो इसका एक सूत्र होता है, याद रखिएगा, तरंग दैर्घ्य, ठीक है ना। तरंग दैर्घ्य बराबर होता है क्या, तरंग दैर्घ्य बराबर होता है प्रकाश की गति, ठीक है ना, प्रकाश की गति बटा क्या हो जाएगा आपका, आवृत्ति, ठीक है ना, बटा आवृत्ति होता है, ठीक है। तो इसी पर इसे बेस है, इसी पर बनाना है इसको। तो प्रकाश की गति कितना हो जाएगा, 380 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, 380, और आवृत्ति आपका 820 दे दिया, ठीक है। तो इसका तरंगदैर्घ्य की जो लंबाई होगा कितना हो जाएगा, तो काट दीजिए इसको, सुना काट जाएगा, 19 दूनी 38 और 41 दूनी हो जाएगा 82, ठीक है। अब हो जाएगा कितना, 19/41 भाग दे देंगे तो दशमलव, तो 0 हो जाएगा, कितना मराती लग जाएगा, ये 4 मराती आपको
लग जाएगा, ठीक है ना। 4 मारुति लगाएंगे तो हो जाएगा कितना 460, 160 और 4 164, 164 और 26 हो जाएगा, ठीक है ना। 190 में से 164 घटाएगा तो कितना बचेगा 26 बचेगा। फिर एक जीरो बैठा दीजिएगा तो हो जाएगा कितने मारुति लगेगा ये 6 मारुति फिर से लग जाएगा। 6 मारुति हो जाएगा कितना 246 हो जाएगा, यानी कि 6 मारुति, यानी 0.46 मीटर हो जाएगा इसका, ठीक है ना। तो 0.46 यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसे। इसमें होता है क्या कि विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए जो तरंग दैर्ध्य की होती है उसमें आवृत्ति से संबंधित यह सूत्र होता है, तो इसे याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। 72 में है उस विकल्प का चयन करें जो एम और एन क्या है, दर्पण एक लाइन है और यह दर्पण है, ठीक है ना। रखे जाने पर निम्न आकृति सही छवि दर्पण को दर्शाता है, ये बताना है, ठीक है ना। तो सही दर्पण छवि को दर्शाता है तो कौन दर्शाएगा ये बताना, ठीक है। चलिए तो देखिए ये जो मुड़ी निकला हुआ एक किधर हो जाएगा, ये आपको ये साइड देखने को मिलेगा। तो ये साइड किसमें देखने को मिलेगा, एक तो ए है और 2 तो ऑप्शन होगा नहीं, 3 भी नहीं होगा और एक 4 में दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए 3 का एक का जो चित्र है वो अलग चित्र है, ठीक है ना। एक का जो चित्र हो गया ये ऊपर की ओर निकला हुआ है और इसमें ये ऊपर की ओर निकला हुआ है सही से, इसमें सही से निकला हुआ है ये नहीं है, देखिए है ना। ये जो आपका है ये जो आपको ऊपर की ओर ये जो दिख रहा है ये वाली, ठीक है ना, इसमें ये नहीं निकला हुआ, ठीक है ना। इसमें ये अलग है और इसमें है ये बंद है ये, ठीक है ना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखो जाएगा ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हल करिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए बोल रहा क्या कि एक आदमी अपनी कुल बचत का 25% अपने बड़े बेटे को और शेष का 40% अपने छोटे बेटे को उपहार में देता है। उसके पास 8,307 रुपया बचा है, यानी कि उसके बाद भी 8,307 रुपये उसे बच गया है। उसने अपने बड़े बेटे को कितना उपहार दिया, यानी कि बड़े बेटे को कितना रुपया दिया ये बताना है, ठीक है। चलिए मान लेते हैं कि व्यक्ति के पास टोटल 100 रुपया का कुल बचत होता है। इसमें बड़े लड़के को उसने 100 का 25% दे दिया, यानी 25% 25 रुपया दे दिया। अब उसके पास शेष बच गया कितना 75 रुपया बच गया। उसमें से बोला क्या छोटे जो लड़का है उसे उपहार के रूप में शेष का 40%, यानी कि 75 का 40% तो उपहार में अपने छोटे लड़के को दे दिया। फिर भी उसके पास जो शेष राशि बचेगा वो 75 का कितना बचेगा 60% बचेगा। तो 75 का 40% दे दिया छोटे को, तो 75 का 60% मुझे शेष बच रहा है। अब बोल रहा है यहाँ क्वेश्चन में कि उसके पास टोटल 8307 रुपया बचा है। यहाँ टोटल कितना बचा है तो 75 गुना 60% बचा, परसेंट हटाएंगे तो ऊपर में 100 हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है क्या तो उसने अपने बड़े बेटे को कितना दिया, तो बड़े बेटे को कितना दिया 25 दिया, ठीक है ना। तो गुना कितना कर देंगे 25 से, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट कर दीजिए तो हो जाएगा आपका 25 या 75, ये हो जाएगा आपका 1 शून्य से 1 शून्य आपको ये कट जाएगा, ठीक है ना। इसे काट देंगे तो 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 3 तिया 9, 9 नमा 81, 2 और 0, यानी 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, इतना मिलाती कट जाएगा। यानी 923 गुने कितना कर देंगे 5 कर देंगे, तो 9 बचे 45 और 23 बचे 15 से, तो 9 बचे 45 कितना हो जाएगा 9 बचे 45 यानी 4500 और 23 बचे 15 से यानी 115, तो 4500 और प्लस 115 हो जाएगा 4615, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74 है। 74 है लिम्फो के द्रवों से युक्त द्रव बहता है, तो कौन सी बहता है कि किस ओर बहता है ये बताना, ठीक है ना। तो लिम्फो के द्रवों से युक्त जो द्रव रहता है वो कहाँ से कहाँ बहता है, किस ओर बहता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि उत्तक से हृदय की ओर बहता है, ठीक है ना। तो लिम्फ जो है वो क्या है, तो लिम्फ जो होता है वो एक तरल पदार्थ है, इसे याद रखेगा, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इसमें लिम्फोसाइट पाया जाता है। लिम्फ में क्या पाया जाता है, तो लिम्फोसाइट पाया जाता है, लिम्फोसाइट, ठीक है ना, लिम्फोसाइट्स पाया जाता है, ठीक है ना, लिम्फोसाइट्स पाया जाता है, ठीक है ना। तो किसमें, लिम्फ में। और लिम्फ क्या है, तो यह एक द्रव होता है, ठीक है ना, जो क्या होता है, जो लसिका प्रणाली में पूरे शरीर में क्या करते हैं, घूमते रहता है, ठीक है ना। और इसका जो दिशा रहता है वो केवल एक ही ओर दिशा रहता है, क्या, केवल हृदय की ओर दिशा रहता है, ठीक है ना। तो केवल हृदय की ओर इसका सिर्फ एक ही दिशा रहता है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75 है ऑक्टेव्स, ठीक है ना। ऑक्टेव्स का कानून केवल ऑक्टेव्स का कानून केवल तत्व डैश तक लागू था, यानी कि कहाँ तक लागू था, किस तत्व तक लागू था ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि कैल्शियम, ठीक है ना। तो यह कैल्शियम तक लागू था, ठीक है। चलिए तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि इसमें एक है ना क्या न्यूलैंड्स के अनुसार, ठीक है ना, न्यूलैंड्स, ठीक है ना,
न्यूलैंड्स जो वैज्ञानिक थे, इनके अनुसार न्यूलैंड्स के अष्टवर्ग, ठीक है ना, अष्टकवर्ग नियम के अनुसार परमाणु भार के बढ़ते क्रम में तत्वों को व्यवस्थित किया गया, ठीक है ना। न्यूलैंड्स के जो अष्टकवर्ग नियम है उसमें क्या कहा गया है, तो उसमें बोला गया कि परमाणु भार के बढ़ते क्रम में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है, ठीक है ना। तो इसे याद रखेगा, किसके द्वारा यह नियम देगा, तो न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था, ठीक है ना। और इसमें बताया गया है ये कि प्रत्येक जो आठवें पद होता है, क्या होता है, आठवें जो तत्व, सॉरी, प्रत्येक आठवें तत्व, ठीक है ना, प्रत्येक जो आठवें तत्व प्रत्येक आठवें तत्व में पहले तत्व के समान गुण होते हैं, ठीक है ना। तो प्रत्येक जो आठवें तत्व होते हैं उसमें क्या होता है, प्रत्येक गुण क्या होता है, समान होते हैं। यह केवल कैल्शियम तक लागू होता है। कहाँ तक लागू होता है, तो यह केवल कैल्शियम तक लागू होता है, इसे याद रखेगा, ठीक है ना। तो यह केवल कैल्शियम तक लागू होता है, क्योंकि कैल्शियम के बाद हर आठवें तत्व जो होते हैं उसमें पहले के समान गुण नहीं होते हैं, ठीक है ना। इसीलिए यह कैल्शियम तक लागू होता है। क्या ऑक्टेव्स का जो कानून केवल किस तत्व तक लागू होते हैं, तो सॉरी, तो यह कहाँ तक, किस तत्व तक लागू होते हैं, तो कैल्शियम तक लागू होते हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर कैल्शियम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसे याद रखिएगा। तो आज की क्लास यहीं तक खत्म हो रहेगा फ्रेंड्स। आज की क्वेश्चन नंबर 75 हो चुके हैं। तो बताइएगा आप लोगों को कितने मार्क्स आ रहे हैं 75 में से। यदि कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको सोल्यूशन जरूर दिया जाएगा, ठीक है ना। और सोल्यूशन के लिए आप कमेंट कर दीजिएगा, उसके बाद फिर हम टेलीग्राम पर कुछ उसका सोल्यूशन बताएंगे, ठीक है ना। तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। क्लास का PDF भी मिल जाता है, ठीक है ना। तो PDF डाउनलोड करके रिवीजन करते रहेगा, ठीक है ना। जिनके पास प्रीवियस ईयर सेट क्वेश्चन का सेट नहीं है, यानी किताब नहीं खरीद पाएंगे या नहीं खरीद पा रहे हैं, तो उनके लिए PDF में मिल जाता है। तो PDF से आप रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, सभी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है और टोटल आपको सभी जितने भी सेट पूछे गए हैं 2018 में ALP में प्री और मेंस दोनों के सेट आपको करा दिए जाएंगे इसमें, ठीक है ना। चलिए, तो इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो आज की क्लास फ्रेंड्स यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल नए क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।